आप देख सकते होंगे कि इस वक्त हमारे पास जो पेपर हम करने जा रहे हैं वो है अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर है, और ये वेरिएंट 2 है, यानी जो आपका वेरिएंट होता है वही वेरिएंट है। इसके अलावा इसका वेरिएंट 1 है, वो आप खुद करेंगे। मैं जब वेरिएंट 2 करा दूंगा तो वेरिएंट 1 बेटा आप खुद करेंगे। ठीक है जी, वेरिएंट 1 आपसे खुद करना है आपने, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वेरिएंट सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि अगर आपने एक पेपर डिफिकल्ट वाला किया और उसका फिर दूसरा वेरिएंट भी कर लिया, तो वेरिएंट में उसी वही क्वेश्चंस वही कॉन्सेप्ट डिफरेंट स्टाइल में पूछे हुए होते हैं, तो आपको फायदा हो जाता है। आज हम ये वाला पेपर भी करेंगे इंशाल्लाह, और स्पेसिमेन पेपर भी करेंगे। चंद बातें ध्यान में रख लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं 1.5 घंटे का टाइम है पेपर करने के लिए। ठीक है जी, और अब 1.5 घंटा बहुत होता है पेपर 2 अटेम्प्ट करने के लिए, अगर आपने तैयारी कर रखी है। तैयारी अगर कर रखी है तो 1.5 घंटा बहुत है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले प्रैक्टिस कराते हुए बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, और क्वेश्चंस रिपीट भी बार बार होते हैं, बहुत रेपिटेशन होती है, बहुत ज्यादा रेपिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स होती है। इसलिए बिल्कुल आप जो है ना वो कॉन्फिडेंट होके करें, और मैं करूंगा मेरे साथ अपने पास ही पेपर खोल लीजिए। जिनके पास हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी में खोल लें, और जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है फिर वो कहीं भी नहीं खोलें, वो बस मेहरबानी फरमा के जो है ना बस तवज्जो इधर रख लें, वो स्क्रीन पे तवज्जो रखें और मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। फिर मैं हमेशा कहता हूं पार्टिसिपेशन करेंगे, फायदा होगा, बूस्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस। और क्या कहा मैंने, समराइज नोट्स भेजूंगा, उन समराइज नोट्स में से बस अब रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। कम से कम एक दिन में 5 नमाजें है ना, तो 5 बार कम से कम पूरा रिवाइज करें सिलेबस पूरा। जो टॉपिक आता है या जो टॉपिक नहीं आता, दोनों टॉपिक्स पूरे 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 रिवाइज करें बगैर कुछ छोड़े। ठीक है जी, तो ये आपने करना है, मेक श्योर इंशाल्लाह अल्लाह आपका भला करेगा। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा बच्चा पेपर शुरू कर, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा। यस सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या बताया था कि नॉर्मली जो क्वेश्चन है, अच्छा स्पेसिमेन पेपर जब हम करेंगे उसमें सेक्शन खत्म कर दिए गए, तो कुछ तब्दीली पैटर्न में है, वो हम देखते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें, तो सेक्शन ए शुरू करने जा रहे हैं, और इस सेक्शन में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो फुल मार्क्स वाले होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो है ना वो 1 मार्क 2 मार्क या 3 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप सही लिखते हैं तो फुल मार्क आप इसमें स्कोर करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा। ये आपको पीरियोडिक टेबल का एक लेआउट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप हमेशा देखोगे यूजुअली ऐसा होता है जिसके अंदर आपको वर्ड सिलेक्ट करने होते हैं, की एलिमेंट सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक के पास पेपर करते हुए भी देखा था और भी वापस पास पेपर करते हुए देखा था। तो बेटा शुरू कर रहे हैं। तो बेटा क्या कहता है, डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का एक लेआउट दिया हुआ है, उसके कुछ एलिमेंट्स आपको अरेंज करके उसने दिए हुए हैं। उसके बाद आपसे सवाल कहता है कि भाई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग ओनली द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। जो सिंबल हमने लिखे ना, बस वो सिंबल्स हमने यहाँ लिखने। ईच सिंबल मे बी यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ईच सिंबल मे बी यूज वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। यानी जितने सिंबल्स हैं एक से ज्यादा बार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार इस्तेमाल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे इस्तेमाल ना हो। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए पहले दे दी आपको ताकि आपको टेंशन ना हो। गिव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट दैट। अब यहां सवाल शुरू हो गए एक एक नंबर के। क्या ये फुल मार्क्स स्कोर करने का चांस नहीं है? बिल्कुल है। और हर साल आपको पहला क्वेश्चन इसी तरह का नजर आएगा। बी रेडी फॉर द टाइप ऑफ वैरायटी या टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके सामने होगा, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। 6-7 नंबर का सवाल होता है, कभी कभी 5 नंबर का होता है, और फुल मार्क्स है। पहला सवाल क्या है? डैश इज अ कैटलिस्ट इन द हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में तो हमने पढ़ा है ना। इट इज अ प्रोसेस जहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को यूज करके क्या बनाते हैं? रिवीजन करते जाते हैं, क्या बनाते हैं? अमोनिया। और कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है बेटा इसमें? बोले शाबाश। आयरन। जबकि इसके कंपैरिजन में एक और प्रोसेस कौन सा होता था? कॉन्टैक्ट। उसमें क्या होता है? SO2 और O2 को मिलाकर क्या बनाते हैं? SO3। और यहाँ कौन सा कैटलिस्ट होता था? वैनेडियम ऑक्साइड। रिवीजन इसलिए ताकि जल्दी जल्दी चीजें कवर हो जाएं। अच्छा, तो अब इसमें हेबर प्रोसेस का कैटलिस्ट पूछा, तो कौन होगा? आयरन। क्या हमें आयरन नजर आ रहा है? ये देखिए, ये रहा। अगर ना भी पता हो तो हम लिख लेते, आयरन हो गया। एक नंबर मिल गया। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये तो मैं समझा रहा हूं, इससे टाइम लग रहा है। चलें आगे चलते हैं। फिर डैश इज यूज्ड टू मेक फूड कंटेनर्स। बेटा डैश इज यूज्ड टू मेक फूड कंटेनर्स बिकॉज ऑफ द इट्स रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कौन सा एलिमेंट है जो फूड कंटेनर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। प्लैटिनम। जी बताइए। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो हाईली रिएक्टिव होता है। फूड एल्यूमिनियम। कंटेनर में डाल देंगे लल्लू लाल, तो फूड कंटेनर में रिएक्शन नहीं हो जाएगा। बेटा याद करो रिएक्टिविटी का चैप्टर। एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बताया था खास? क्या बताया था एल्यूमिनियम के बारे में? लेयर। वेरी गुड। ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता।
और चूंकि ऑक्साइड की लेयर आ चुकी है बच्चों, जिसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सुन लो, एल्यूमिनियम के ऊपर हमने क्या पढ़ा था रिएक्टिविटी कॉन्सेप्ट में, कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑल्दो इट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, लेकिन जब बेटा ये रिएक्ट करता है तो इस पर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, ठीक है ना, और ये ऑक्साइड की कोटिंग क्या करती है, फर्दर कॉन्टैक्ट को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और जब मिकाल फर्दर कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा मोहम्मद, ब्लॉक हो जाएगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो फूड कंटेनर खुद अल्लाह के बंदे जिसने मैग्नीशियम बोला, तुम जरा कॉमन सेंस बढ़ाओ, कौन सा कंटेनर घर में मैग्नीशियम का लल्लू लाल है? लेकिन आपको एल्यूमिनियम के बर्तन नजर आते हैं नहीं आते हैं जी? पतीलियां किसकी हैं घर में, एल्यूमिनियम की। देगचियां किसकी हैं, एल्यूमिनियम की। बहुत सारे कैन में किसका इस्तेमाल है, एल्यूमिनियम का। बहुत सारी मशीन में जो आपके प्रोसेसर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वो जूसर ब्लेंडर है, इसके अंदर अगर मेटल है उसमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या ये लो रिएक्टिव है? क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा? क्या ये लो रिएक्टिव है? बोलो। Is it नहीं a low reactive metal? नहीं No, it is a high नहीं reactive metal. Then why it is not reacting? बेटा रट्टा लगा लो शहीर, क्या कॉन्सेप्ट है, पढ़ा हुआ है, याद भी आ जाएगा कि बेटा एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी के चैप्टर में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन रैपिडली फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर जो इनसॉल्युबल होती है, एंड इट कवर्स द होल सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम। दैट इज व्हाई फर्दर कांटेक्ट क्या हो जाता है, बोलो बेटा, बोलो बढ़ चढ़ के, इंशाल्लाह शादमान, ब्लॉक हो जाता है। और जब कांटेक्ट ब्लॉक हो जाएगा तो जाहिर है फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप तो एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे एल्यूमिनियम लिखा, एक नंबर मिल गया। आगे चलते हैं। डैश इज अबाउट 1% बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। जी ड्राई एयर में ऑलमोस्ट 1% के आसपास किसका वॉल्यूम होता है, शाबाश, AR. एआर। अब आयरन यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट रिपीट कर देते हैं। एयर एंड एटमॉस्फेयर में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सर ने बेटा, कि एयर में सबसे बड़ा कंपोनेंट नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन का होता है, देन फिर आर्गन है लेस देन 1%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है कितना, 0.03, एंड उसके बाद फिर बाकी वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिर डैश इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट। जी हेमेटाइट आपके सिलेबस में 2 और हैं, कौन कौन से बेटा, अगेन Bauxite और hematite. जी रिपीट करते जाते हैं, शाबाश, बढ़ चढ़ के पाठ करो, हेमेटाइट और Bauxite. ऑक्साइड, वेरी गुड। हेमेटाइट क्या है, आयरन का और है, क्या Iron. होता है, Fe2O3, O3. और ये किसका और होता है, एल्यूमिनियम का। अच्छा, फिर आपको ये भी याद होगा कि हेमेटाइट में से आयरन की एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बाय रिड्यूसिंग एजेंट मेथड, यस और नो, कार्बन को एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। जबकि एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, वेरी गुड। Electrolysis. चलो सब पता है माशाल्लाह, बेहतरीन। डैश इज एक्सट्रैक्टेड, तो क्या होगा, अब देखो आयरन सेकंड टाइम रिपीट हो गया भाई, इतने सारे बच्चे हो लाइबा, आयरन देखो सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है वहां से। अब ऊपर उसने मेंशन किया हुआ है कि डबल भी इस्तेमाल हो सकता है। बाहर जो शाणे बच्चे होते हैं लेकिन वो घरे होते हैं, उनको रीड नहीं करना आता या प्रैक्टिस में उन्होंने गौर नहीं किया होता, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं यार आयरन 2 बार कैसे आ सकता है, नहीं यकीनन मैं कोई गलती कर रहा हूं। अरे भाई ऊपर लिखा हुआ है। चलो, डैश फॉर्म्स एन आयन विद अ चार्ज ऑफ -2। भाई पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस में पढ़ते हैं, Oxygen. इसका चार्ज होता है -2, जो ग्रुप 6 है, ग्रुप 6 में जो भी एलिमेंट है -2 होता है उसका चार्ज, तो इसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, बच्चे लिख देंगे O2, O2 लिखूंगा, सही होगा गलत होगा, गलत होगा. गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंबल कौन से लिखने हैं, जो यहाँ के दिए हैं, तो क्या लिखना है बच्चों, O। अब बताओ कितना टाइम लगा, मुश्किल से अगर आप ये समझाने वाली बात छोड़ दें तो मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे, 5 नंबर मिल गए आपको। जो मैं कह रहा हूं कि जो तेज बच्चे हैं ना, ये हर साल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गवाही देते हैं कि सर 50 मिनट में पेपर हो गया था। हम तो देख रहे थे कि यार पेपर में कुछ छूट तो नहीं गया, 50 मिनट का पेपर है, 1.5 घंटा बहुत होता है पेपर के लिए। 12 समझ में आ गया पहला सवाल। और हर साल कोई भी पुराना पेपर खोल लो, नया पेपर खोल लो, हर पेपर में पहला सवाल ऐसा ही है जिसके अंदर आपको एक एक वर्ड या एक एक जुमला लिखकर पूरे मार्क मिलते हैं। आगे चलने क्वेश्चन 2 ये एयर कौन सा है, एयर कौन सा है ये? बेटा क्या अंधे तो नहीं हो, अभी ऊपर दिखाया भी अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर है ये, सही। ठीक है, मोस्ट रीसेंट पेपर समझ लो। चलो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, द क्वेश्चन इज अबाउट द हैलोजन एंड द हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन एंड द हैलोजन कंपाउंड कहां पढ़ा है हमने, पीरियोडिक टेबल में, याद करना पीरियोडिक टेबल। अब जैसी सवाल में कोई हिंट आया ना, ठक करके तुम्हारे दिमाग में चैप्टर खुलना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़ा था, जरा रिवाइज करने दो मुझे। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़ते थे, पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने जनाबे आली, ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और ग्रुप 8 की प्रॉपर्टी, 4 चीजें पढ़ी थी हमने पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में। 12 अब कहता है ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अब क्या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम मैंने ऑर्गेनिक में और अभी जो केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कराया था, क्या उसमें सिखाई थी दोबारा से? ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जी। शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, शो, अब देखो लिखा हुआ है कि किसी बच्चे ने पूछा सर हमें कैसे दिखाएंगे, मैंने कहा हमेशा लिखा होगा शो ओनली दी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दिखाने को कह रहा है, और डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो है वो कह रहा है बनाकर दिखा दीजिए। तो मेरे बच्चे कैसे बना के दिखाएंगे, 2 तरीके हैं। शेल, आउटर शेल के बात किए तो 2 तरीके, दोनों बना के दिखाऊंगा। सारा ने पहले पूछा था तब भी मैंने उसको जवाब दिया था,
एक तरीका क्या है भाई, क्लोरीन की Cl2 की बनानी है। मैंने कहा था कॉन्फ़िगरेशन कर लो। Cl2 का मतलब क्या होता है, 2 Cl। अच्छा साइड में समझा देता हूँ। Cl2 का मतलब क्या है, 2 Cl है, और क्लोरीन का नंबर क्या होता है 17। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है 287 287। आप जानते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, नॉन मेटल ना बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यस और नो भाई, नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो सिंगल Yes, sir, कोवेलेंट बॉन्ड covalent. बनेगा। अब कैसे बनाना है, मैंने बताया था बेटा, सबसे पहले न्यूक्लियस बनाना जरूरी है। ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस एक क्लोरीन का, और ये आ गया उस क्लोरीन का आउटर शेल। फिर आप कंपास से बनाओगे तो रफली सेम साइज का बनाना है, ठीक है। ये आ गया दूसरा, और ये आपने ऐसे ओवरलैप कर दिया इसको, ठीक है जी। लास्ट शेल है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अब की लिख दोगे, की क्या है, एक को डॉट से दिखाओगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन क्लोरीन, और एक को क्रॉस से दिखाओगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर क्लोरीन, ठीक है, दूसरा क्लोरीन। तो अब एक में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो डॉट और क्रॉस एक हमने यहां दिखा दिया, और फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये डायग्राम बनाओगे सही। अच्छा लेबल करना है क्लोरीन, ये न्यूक्लियस। अक्सर बच्चे लेबल करना भूल जाते हैं बेटा, न्यूक्लियस बनाकर लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सही तादाद में दिखाना, इसका 1 नंबर मिलेगा, और जो ओवरलैपिंग रीजन है उसमें सही दिखाना, उसका 1 नंबर मिलेगा। अच्छा इसी डायग्राम को कोई बच्चा यूं भी बना के आ जाए तब भी सही होगा, दोनों एक्सेप्टेबल है। कैसे, एक बच्चा ये करके आ जाए क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, और जनाब वाली ऐसे डॉट क्रॉस बना दे, और उसके बाद ऐसे क्रॉस 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 डॉट 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 डॉट, ये डायग्राम भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये वाली पर जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा लगता है कि बच्चे ने मेहनत से बनाई है, ठीक है जी। ओके ओके, समझ आ गई बात या नहीं आ गई, ठीक है जी। अब इस डायग्राम को चूंकि प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तुम्हें पहले से पता है कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किसी ना किसी की आएगी। टीचर ने जब प्रैक्टिस कराई थी तो सर ने बहुत सारे जो है वो डायग्राम्स बनाए थे, बड़े बड़े भी, सबका यही तरीका है, तो इसलिए कोई टेंशन होनी चाहिए, घबराने की। अब आगे क्या कहता है, स्टेट वन यूज ऑफ क्लोरीन, जो बात मैंने समझाई वही बात बार बार आ रही है, क्या बैक्टीरिया नंबर 1 यूज ऑफ क्लोरीन। Killing microorganisms. अभी हमने पढ़ा था वाटर के अंदर क्या रोल होता था क्लोरीन का, Killing microorganisms. Bacteria. बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया को किल एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट इन क्लीनिंग वाटर या वाटर फिल्टरेशन। और क्या होता है क्लोरीन के बारे में याद है, गैस जब पढ़ाई थी, ब्लीचिंग ब्लीचिंग इफेक्ट भी होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, Yes. याद है। लिटमस को पहले रेड करता था, फिर रेड से ब्लीच करके व्हाइट कर देता था, बोलो। Yes. तो कोई एक लिखना है, लेकिन चूंकि हमारे साथ प्रैक्टिस का मकसद ये है कि हम आपको जो है वो रिवीजन भी छोटा छोटा कराते जाए, ताकि कोई और बात आ जाए तो याद आ जाए। चलो ये भी 1 नंबर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चल तो एक्वस क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर मुझे याद बताओ, क्या ये रिएक्शन हमने ये पीरियोडिक टेबल वाले में ग्रुप 7 की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जो मोर रिएक्टिव हैलोजन होता है वो लेस रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, बोलो। तो आप देखो sir, क्लोरीन क्या रिएक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता था अब्दुल्ला मोहम्मद, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन, Iodine. ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जब आप इसको पोटेशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करा रहे हो तो ये ब्रोमीन को निकाल दे रहा है और खुद कंबाइन हो जा रहा है। अब कहते हैं स्टेट द कलर ऑफ एक्वस ब्रोमीन। जी क्या कलर होता है एक्वस ब्रोमीन का, ये तो पढ़ चुके हैं ना, Reddish Sir, brown. marking scheme orange- orange or एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, मार्किंग स्कीम नहीं, आप अपने है। टेक्स्ट बुक उसको फॉलो करेंगे। रेड इज Reddish ब्राउन, orange. एक ही बात है, येलोइश ब्राउन लिखेंगे तब भी ठीक होगा। मुझे बताओ ब्रोमीन का कहीं और इस्तेमाल पड़ा था ऑर्गेनिक में, क्या ब्रोमीन एक्वस कहीं ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होती है? Legalization. एल्कीन्स को पता लगाने के लिए फिर यार आज मजा आ रहा है, लग रहा है भैंस का कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ, माशाल्लाह वेरी गुड। अल्केन और एल्कीन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो है वो एल्कीन में कलर चेंज देती है और एल्केन में नहीं देती, वेरी गुड। Explain using ideas about the reactivity of halogen. Why aqueous bromine does not react with aqueous potassium chloride? अगर मैं उल्टा कर Less लेता लेस रिएक्टिव Potassium कहता है chloride. तो एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड, मैं समझ गया, लेकिन ये सवाल समझ गए क्या पूछा इसने? जो बच्चे कहते हैं ना पास पेपर नहीं होते, जब सिलेबस पढ़ लेते हो ना फिर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या कहता है कि केबीआर ये फॉर्म नहीं हो सकता, क्यों नहीं फॉर्म हो सकता? क्योंकि ब्रोमीन क्लोरीन को निकाल नहीं सकता। आप कहते हैं एक्सप्लेन यूजिंग द आइडिया अबाउट द रिएक्टिविटी, ठीक है। एक्वस ब्रोमीन क्यों निकाल सकता है? तो आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल लिखोगे जो प्रॉपर्टी में लिखवाया था, क्या लिखोगे? लेस एज रिएक्टिव ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो मोर या यूं कह लो लेस, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लेस रिएक्टिव हैलोजन कैन नॉट, बोलो,
डिस्प्लेस More reactive. मोर रिएक्टिव हैलाइड, नॉट हेलोजन, मोर रिएक्टिव हैलाइड। जब कंपाउंड में है तो हैलाइड कहलाता है, अकेला है तो हेलोजन। ये हेलोजन है, ये हैलाइड है। जब कंपाउंड में आ जाएगा ये हेलोजन है, ये हैलाइड है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन लिक्विड होता है, आप जानते हैं, इट इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड इन द पीरियोडिक टेबल। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड सेपरेशन। बच्चों वाला सवाल दोस्त, ये तो 9th ग्रेड के लेवल का सवाल है जी। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड। अरेंजमेंट कैसी होती है? स्पेस और बिटवीन पार्टिकल्स होती है। पहले अरेंजमेंट बताओ, अरेंजमेंट कैसी होती है, याद रखें। सिर्फ क्रिस्टलाइन Only सॉलिड, together. सुनो मेरी बात, ओनली जो क्रिस्टलाइन, रैंडम। जानू मेरी जान, बात तो सुन लो। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसमें जो है स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। स्पेसिफिक, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाए ना कहीं पर तो क्या लिखोगे? स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। लेकिन इसके अलावा लिक्विड आ जाए, गैस आ जाए तो क्या लिखोगे? बोलो। रैंडम। भाई लिक्विड में पार्टिकल अरेंज तो नहीं हुए होते ना कोई स्पेसिफिकली, रैंडम अरेंजमेंट होती है। और सेपरेशन के बारे में फार अपार्ट होते हैं या क्लोज होते हैं? बोलो। ये तो मैंने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में बताया था। Close. Close together. क्लोजली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड में भी क्लोजली पैक्ड आता है, लिक्विड में भी, गैस में क्या आ जाता है? फार अपार्ट। यस और नो? चल आगे चलो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में बात हो रही है। आर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट व्हिच डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर। जी, ओजोन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है बेटा? Protection from extreme sunlight. अब मैं थोड़ा समझा दूं जल्दी से बेटा, सुनो मेरे बच्चे, पर मेरे बच्चे सुनो। ये हमारा, ये मान लो हमारी दुनिया। हाँ जी, क्या कह रहे हो? इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। Ultraviolet. पूरी बात सुन लो ना जानू, सुन लो मेरे बच्चे, सुन लो। ये दुनिया है, मान लो ये दुनिया है, तो दुनिया के ये मान लो जमीन है, तो ये सारा जो है ना, ये है एटमॉस्फेयर। ये कहलाता है एरिया एटमॉस्फेयर का। ठीक है, थोड़ी बात समझ लो। उसके बाद एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद ना एक और रीजन है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर जहां खत्म हो रहा है ना, यहाँ ये एक लेयर है जो ब्राउन रिंग में बनाई है, जिसको हम ओजोन कहते हैं। अब होता क्या है, ओजोन का काम क्या है कि जो सनलाइट आ रही है ना, सूरज से जो रोशनी आ रही है, तो इसमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मौजूद है। यानी हाई एनर्जी रेडिएशन, इतनी खतरनाक रेडिएशन है कि अगर वो डायरेक्टली आए और हमारे ऊपर गिरे तो हमारी स्किन को जला के रख दें, हमारी स्किन को जला के रख दें, स्किन कैंसर प्रोड्यूस करें, तरह तरह की प्रॉब्लम। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि इस ओजोन को, जो कि फॉर्मूले के एतबार से O3 होती है, ओजोन इज O3, O2 ऑक्सीजन है और ओजोन O3 है। तो मेरे बच्चे फॉर्मूले के एतबार से ये O3 है। अब इसकी अल्लाह ताला ने एक पूरी ना प्रोटेक्टिव लेयर रखी है। अब इसका काम क्या होता है? सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है ना, ये उसे फिल्टर करती है, उसकी रेडिएशन को फिल्टर करती है, उसकी अमाउंट जो एटमॉस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में दाखिल, स्ट्रेटोस्फेयर से एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही है ना, ये उसको कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उसको फिल्टर कर देती है, ताकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन। पूरी बात सुनो। अभी किसी ने ग्लोबल वार्मिंग की बात चपेट मारना चाह रहा है मुझे, वो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है घरे, इसीलिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। सिर्फ हाँ करके चले जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग है। जो ओजोन का इफेक्ट है प्रोटेक्टिव, वो क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये फिल्टर करती है, ताकि जो हार्मफुल किस्म की रेडिएशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल ना हो। अगर हो गई तो क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया, उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, बल्कि उससे स्किन डिजीज होंगी, स्किन कैंसर होंगे, स्किन डैमेज होगा, सनबर्न होंगे, सनबर्न होगा, स्किन डैमेजेस होंगे, ये इश्यूज होंगे। तो अब इसी को एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? डिस्क्राइब वन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द डिप्लीशन। इंपॉर्टेंस पहले पूछिए, तो इंपॉर्टेंस क्या है? यस प्लीज। इट रिड्यूसेस दी अल्ट्रावायलेट, ये बिल्कुल एग्जैक्टली लिखें तो हार्मफुल, आइंदा के लिए आएगा तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लिखना जरूरी है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस that reaches the earth. अच्छा, और प्रॉब्लम क्या है अगर फिल्टर नहीं हो? प्रॉब्लम क्या है बेटा, बोलो। अभी मैंने बताया, स्किन डैमेज, पर्टिकुलरली स्किन, इसको हम कहते हैं सनबर्न, या स्किन कैंसर भी करा सकते हैं। ठीक है, ये 9 नंबर का दूसरा सवाल भी पूरा हो गया। भाई कुछ समझ में आया? ऊपर से गया बाउंसर, इस चैप्टर का क्लियर है? आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन पे। बेटा रिस्पॉन्स तो दे दो। अयान, अलिशबा, साद, मोहम्मद, उमर,
शाइना, शहीर, माज, मोहम्मद, निकाल, लाइबा, आगे इकरा, समझ आ गया। चलो Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन। अब देखें यहाँ Yes, ऑर्गेनिक का टच आ रहा है थर्ड क्वेश्चन में, Yeah. और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक में ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्फिडेंट हो जाओ, छते भाड़ कराओ। दी एल्केन्स आर दी होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। एल्केन के बारे में हम जानते हैं होमोलोगस सीरीज है, और होमोलोगस सीरीज जब हमने बोला तो क्या डेफिनेशन याद आ गई Yeah. होमोलोगस की? क्या होती थी होमोलोगस? डेफिनेशन रिपीट करते जाएं ताकि रिवीजन हो जाए। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या होती थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सीरीज जिसमें organic differs by CH2। और जल्दी से रिपीटेशन में कर देता हूँ, फायदा हो जाएगा। CH2 प्रॉपर्टीज क्या होती थी? Chemical property. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, Same chemical property. Different physical property, but in changes in trend. वेरी गुड, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जो चेंज होता था वो क्या होता था? रेगुलर ट्रेंड में होता था। Regular trend, फिजिकल सच। प्रॉपर्टीज और रेगुलर ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंट करते हैं? 14 AMU. 14 और मॉलिक्यूलर मास में जो है वो डिफर करते थे 14 एम। तो ये की पॉइंट्स थे जो आपको याद है। और जब बेटा तुम प्रैक्टिस करो ना तो वो तुम भी इसी तरह से करोगे, पूरा टॉपिक जैसी सवाल देखो वो पूरा टॉपिक रिवाइज करो। क्या पता है इस पेपर में उस टॉपिक से रिलेटेड एक बात आई हो, अगले पेपर में दूसरी बात आ जाए। और जो मैंने कहा शुरू में कि बेटा पेपर 2 की स्ट्रेटेजी, पेपर 1 में हम ये नहीं करेंगे, पेपर 1 में कहूंगा प्रैक्टिस करो, ज्यादा सॉल्व करो, ज्यादा सॉल्व करो। लेकिन पेपर 2 में भाई रोज जैसे 5 नमाजें पढ़ते हो ना, 5 बार पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज करो, 5 बार। पहले दिन टाइम लगेगा, दूसरे दिन कम टाइम लगेगा, तीसरे पेपर से एक दिन पहले यूं देख के जाओगे, सारा छपा हुआ होगा दिमाग। चलो गिव द जनरल फार्मूला फॉर द एल्केन। हाँ भाई जनरल फार्मूला बताओ। एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का भी बता दो भाई माइक बंद कर दो, डिस्टरबेंस आ रही है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2। अल्कोहल का क्या होता है? अल्कोहल का CN+1 कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? CN+1 डबल ओवर। इज दैट क्लियर? बेटे किसकी लाइन में डिस्टरबेंस है? लाइन बंद करो अपनी। अच्छा फिर कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द आइसोमर। व्हाट इज आइसोमर? जी आइसोमर बताओ क्या होता है? Isomers are different Same molecular molecular formula, but डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different structure formula. स्ट्रक्चरल। सर बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। ये किसके माइक में है भाई? डिस्टरबेंस बंद करो ना। सर अब्दुल रहमान सकते हैं। अब्दुल रहमान माइक बंद करो। बिग पॉकेट। चलो ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ वन आइसोमर ऑफ द एल्केन इज शोन। अब एक आइसोमर, नेम दिस एल्केन। भाई मैंने क्या बताया था? नेमिंग में किसको फोकस करते हैं? कार्बन को। क्या नाम है भाई बताओ? 4 कार्बन है, Butane. सारे वर्ड सिंगल। क्या नाम हो गया बोलो? Butane. ब्यूटेन। अच्छा अगर ऐसा होता मान लो अगर ऐसा होता कि दरमियान में ऐसे डबल बॉन्ड होता, तो अभी 4 कार्बन है, एल्कीन है, लेकिन कौन सा एल्कीन होता? तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो क्या नाम लिखते? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन क्यों लिखते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताते कि डबल बॉन्ड कहां पर मौजूद है। ठीक है भारत, फॉर नाउ दिस इज ब्यूटेन। कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिफरेंट आइसोमर ऑफ दिस एल्केन, शो ऑल ऑफ देम एटम्स, शो ऑल ऑफ द एटम्स एंड ऑल ऑफ द बॉन्ड्स। अब कहता है इसी का एक डिफरेंट आइसोमर बनाए। क्या बताया था तरीका? मैंने जुगाड़ बताई थी। क्या तरीका होता है कि 4 की चेन है ना, तुम चेन को क्या करो? तोड़ लो, 3 के कर लो, और 3 की चेन करने के बाद एक कार्बन को यहाँ लटका दो। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लो। भाई ये जुगाड़ बताई थी ना कि चेन 4 कार्बन की है, उस में से एक कार्बन को तोड़ा, और तोड़ने के बाद मैं जगह ज्यादा ले ली, दोबारा बना दो। देखो 4 कार्बन की चेन थी सीधी सीधी, तुम क्या करो? कुछ भी नहीं करो, उस चेन को छोटा करो, 1 2 3 करो, और जो तुमने एक कार्बन तोड़ा उसको सेंटर पे लगा दो, बाकी सबकी बैलेंस ही पूरी कर दो। एक और एग्जांपल देखो आइसोमर बनाने की, साइड में एक और एग्जांपल देखो। मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड आ जाता, ये आ जाता, या कहता है इसका आइसोमर बनाओ। अब क्या करते? अब क्लोरीन लगा हुआ है दरमियान में, तो इसमें 1 पे लगा हुआ है, आप अगले आइसोमर में क्या करते? 2 पे लगा देते, ये आइसोमर बन गया। इसी तरह अगर आपके पास जनाबे आली ऐसे 5 कार्बन है, आपसे कहते हैं इसका आइसोमर बनाओ, ठीक है जी। तो आइसोमर कैसे बनाते? आप चेन को, जुगाड़ बता रहा हूँ, 4 का करते और एक कार्बन जो टूटता वो यहाँ लगा देते, आइसोमर बन गया। ठीक है सर जी बेटा। ये पहला पार्ट बता देते हैं आपसे। पहला पार्ट बता रहे? कौन सा पहला पार्ट? पहला पार्ट नेम बताना था ना। हाँ वो अच्छा डेफिनेशन। हाँ सही है मैं कुछ है क्या? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैं कुछ और समझ गया। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा आइसोमर बनाना समझ में आ गया, फिर हाइड्रोजन लगा देंगे सब जगह। था आपने तब सुना नहीं था, मैं 2-3 बार चिल्लाया। वो पिछले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट किस चैप्टर से था? पिछले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट असल में ये नए सिलेबस में खत्म हो गया, एयर एंड एटमॉस्फेयर का ही है, ओजोन अब नहीं है हमारे सिलेबस में। हट गया है ना? जी जो हट गया उसकी तो प्रैक्टिस ना करें ना।
भाई कोई बईद नहीं होती ना कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं आ जाए, तो जो कर रहा हूँ कर लो। अल्लाह ताला भाई सही है, मैंने सही है। रमजानों में ऐसी रो रो के दुआएं की ना ताकरातों में, आप इस बार उसकी बरकत देखेंगे अपने पेपर में इंशाल्लाह। तो समझे ना, तो आमीन। अगर कोई जो है ना, इंशाल्लाह। अगर कोई अल्लाह बड़े मौजे करता है। मैं तो कहता हूँ भाई आप तो, अब जाहिर है आपकी तो मेहनत करने का टाइम है, लेकिन हमने जो मेहनत कर ली, अब दुआएं करनी है ताकि उसको जैक लग जाए, उसको ना सुपर पावर मिल जाए, और काम दुआओं से ही बनते हैं। तो आप मसरूफ थे, लेकिन अल्लाह ने बहुत तौफीक दी, बहुत अल्लाह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआएं की हैं कि भाई अल्लाह ताला आपके साथ, आपकी मैयत में उतर जाए, जमीन पे फरिश्तों की मदद उतार दे आपके लिए। लेकिन जरूरी है कि मेहनत भी की हो, ये नहीं कि पूरे साल सो रहे थे और अब जनाब आप सोच रहे हैं कि जनाब फरिश्ते उतर के मदद करें। ठीक है ना, चलें आगे चलते हैं भाई। दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाँ भाई साहब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ गया। दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम crude oil produces fractions containing alkanes of different chains. Separation by fractional distillation depends upon the physical. कौन सी physical property पे डिपेंड करता है? पहले भी आ चुका है Point. King. Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट। जी, ये सवाल पहले भी आ चुका है, हमने पहले भी किया है। और आगे चलते Boiling हैं। point. हाँ जी, naphtha is one of the fraction. Naphtha is one of the fractions separated by petroleum. हाँ भाई, naphtha का यूज लिखवाया था, क्या यूज होता है? naphtha का क्या यूज होता है चंद्रा? एक आवाज जोर से नहीं आ रही, जोर से बोलो कोई। रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल डिफरेंट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो पूरा जुमला लिख देंगे, क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्रियल। लाइबा शहीर, बात समझ में आ रही है भाई? Yes, sir. मैन्युफैक्चरिंग। आगे चलते हैं। Larger alkane molecules are cracked to form smaller alkane molecules. Explain the importance of cracking larger alkanes into smaller alkanes. जी, importance बतानी है। Larger alkanes को जब crack करते हैं smaller alkanes में, क्या फायदा है इसका? जी, यूजफुल अल्केन। यूजफुल। आप क्या सिंपल लिखेंगे कि जो smaller alkanes हैं, smaller alkanes have high demand, हाइड्रोजन गैस का देख सकते हैं? more usage। जी बेटा, हाइड्रोजन गैस का नहीं, इसने आपको पूछा कि इंपॉर्टेंस क्या है, उसको क्यों हम बड़े कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। तो हमने डेफिनेशन में भी लिखवाया था ना कि क्रैकिंग करते क्यों है, बिकॉज हमें लेस यूजफुल के मुकाबले में मोर यूजफुल कंपाउंड चाहिए होता है ना। तो अब यही बात हम लिख देंगे इसके अंदर। तो स्मॉलर अगेन हैज हाई डिमांड और मोर यूजेज सच एज इन फ्यूल्स, एज फ्यूल्स। बस एक एक नंबर में याद रखो, एक नंबर का क्वेश्चन कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सीधी सीधी बात लिखनी होती है। अब आ जाओ स्टेट टू कंडीशंस। हाँ भाई, कंडीशंस नीडेड फॉर क्रैकिंग। शाबाश। 550 degrees Celsius and catalyst. हाई टेम्परेचर एंड एप्रोप्रिएट Catalyst. कैटलिस्ट। सर अगर हम कैटलिस्ट की जगह उसका नाम लिख दें। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कैटलिस्ट लिखो। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है बोलो? Al2O3. Al2O3। अब देख रहे हो ये मुफ्त के नंबर बट रहे हैं भाई, नंबर बट रहे हैं। और अल्लाह अकबर। चलो भाई, अब आ जाए alkanes react with chlorine in presence of ultraviolet light to form compound that contains carbon hydrogen। भाई क्या आपने ये रिएक्शन पढ़ा है कि जब अल्केन्स क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो सब्स्टिट्यूशन होती है यूवी लाइट में? है जी, याद करो, मैं रिवीजन करा दूं। क्या होता था? ये मीथेन था, ये Cl2 था, रिएक्शन होता था अल्ट्रावायलेट लाइट में। एक क्लोरीन क्या करता था? हाइड्रोजन को निकालता था। एक हाइड्रोजन निकल गया, Cl आके लग गया, एक हाइड्रोजन निकला, उसने HCl बना लिया। ये रिएक्शन पड़ा था, चेन रिएक्शन होता था, हाँ या ना? जी सर। आखिरी प्रोडक्ट क्या बनता था? आखिरी प्रोडक्ट में क्या होता था? चारों के चारों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाते थे? क्लोरीन। चल, अब उसने सवाल कुछ और पूछा है। सवाल पूछा है कंपाउंड कंटेन्स। भाई ये तो सवाल जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मोल का चैप्टर पूरा डला हुआ भी है, अगर किसी ने मेरे साथ नहीं पढ़ा तो उसके लिए बता रहा हूँ। अ कंपाउंड कंटेन्स 37.8% कार्बन, 6.30% हाइड्रोजन, 55.9% क्लोरीन एटम बाय मास। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। क्या तरीका होता था एम्पिरिकल फार्मूला का? बोलो भाई। पहले परसेंटेज डिवाइड बाय मोल रेशियो में कैसे? सिंपलेस्ट डिवाइड रेशियो बाय में एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1 और 50 ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 55.9 डिवाइड बाय 16। करो भाई, 27.5. कितना आ रहा है? डिवाइड कर कितना आता है? 3.15, 6.36, 30 सॉरी। और ये कितना रह जाएगा? तो डिवाइड करेंगे भाई, कर लो भाई, मुझे कैलकुलेटर भी मुझे करना पड़ेगा क्या सारा? 1.57। यस और नो? यही तो नहीं आ रहा? यस सर। उसके बाद क्या करते हैं?
तो जो सबसे छोटा नंबर होता है सबको उससे डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है 1.57, इसको भी 1.57 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 1.57 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 1.57 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा बोलो? C2H4 1.57 C2H4 157. अभी मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन लिख दिया गधों में, तुम बोल भी नहीं रहे। क्लोरीन है ना यहाँ पर, यहाँ क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का मास लेंगे ना बेटा 35.5। अरे भाई मैंने गलती से वो लिख दिया था, बात समझ में आ गई? C2H4 Cl, इज दैट क्लियर? बेटा ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा यहाँ पर एक बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, जो अक्सर बच्चे से गलती करते हैं। देखो जब यहाँ पर मुझे बताओ, जब सॉल्व किया एग्जैक्ट आंसर क्या आया था? 3.15 डिवाइड 1.7 कितना बन रहा था एग्जैक्टली? 2.005। अब देखो 2.05 को हमने राउंड ऑफ किया। मैंने बताया था कि जब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो लास्ट स्टेप में हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसको 2 कर दिया, इसी तरह उसको राउंड ऑफ करके। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि बेटा जब आपने ये एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है और आपका जो आंसर आ रहा है उसमें जो है ना पॉइंट के बाद 5 आ जाए, जैसे मान लो 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, क्योंकि देखो 1 अगर किसी ने मुझसे पूछा भी था 1.2 हो तो इसको तो आप राउंड ऑफ कर दोगे 1 में, या 2.7 हो तो राउंड ऑफ कर दोगे किसमें? 3 में। लेकिन अगर, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपको होल नंबर में लिखना होता है, लेकिन अगर कहीं पर आपका आंसर आ रहा है 1.5, तो मेरे बच्चे 1.5 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे? 1 में करेंगे, 2 में करेंगे? तो डेफिनेटली वी आर नॉट श्योर। तो बच्चे इसके लिए क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास आंसर आ रहा होता है 1.5, 1 और 2, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बन जाता 3, ये बन जाता 2 और ये बन जाता 4। क्या कहा मैंने? फिर सुन लो। अगर हम ये सवालात कर रहे हैं और ये पास पेपर में आया हुआ था, किसी ने मुझसे पूछा भी है, मैंने क्लास में कराते हुए बताया था क्या कि बेटा अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हो और जो आपका आखिरी आंसर आ रहा है, यानी जब आपने फॉर्मूला लिखना है उसका आंसर आपका डेसिमल में आया, तो डेसिमल अगर 0.5 से छोटा है तब जाहिर है आप राउंड ऑफ कर सकते हो, 0.5 से बड़ा तब भी कर सकते हो। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 5 आ गया है तो फिर जाहिर है कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको किस तरह राउंड ऑफ करें। तो बेटा उसका तरीका क्या है कि फिर आप सारे नंबर्स को, सारे रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ इस वाले को नहीं, सबको 2 से मल्टीप्लाई करें, ताकि वो जो डेसिमल है 0.5 वाला वो खत्म हो जाए और नंबर्स चेंज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। द क्वेश्चन इज अबाउट अमोनियम सल्फेट। ठीक है जी, क्वेश्चन अमोनियम सल्फेट के बारे में, अमोनियम कंपाउंड के बारे में है। कहता है अमोनियम सल्फेट इज अ फर्टिलाइजर। अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर है, यानी खाद में इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेन व्हाई फार्मर पुट फर्टिलाइजर ऑन सॉइल वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। जी, To protect Improve from plant क्या growth. ख्याल है? क्या ख्याल है? नाइट्रोजन Improve plant growth. To provide nitrogen, provide nitrogen. increase yield बढ़ाने के लिए yield क्यों बढ़ाने की? भाई प्लांट को असल में नाइट्रोजन चाहिए, किसके लिए? मैंने देखो Improve plant protein growth. minerals. सुन लो Provide बात, minerals. Provide nitrogen. Improve plant. ना जो कोई अमोनियम कंपाउंड है असल में ये नाइट्रोजन का सोर्स है ना, ये नाइट्रोजन का क्या है? सोर्स। और प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए होती है? अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए। और अमाइनो एसिड्स क्यों चाहिए होते हैं? ताकि प्रोटीन। Growth. असल लॉजिक क्या है ये? और प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? ताकि ग्रोथ हो। प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? ताकि ग्रोथ हो। तो चाहे हम हो या प्लांट हो, हमें नाइट्रोजन क्यों चाहिए? हमें चाहिए नाइट्रोजन इसलिए ताकि हम उसको यूज करके प्रोटीन बना सकें। और प्रोटीन बेसिक कंपाउंड होता है जिस पर कोई भी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। तो इसलिए व्हाई फार्मर पुट, सिंपल आंसर लिखेंगे, टू यूज इन ग्रोथ, और टू इंक्रीज यील्ड भी लिख सकते हैं। जाहिर ग्रोथ ज्यादा होगी, जल्दी तेजी से ग्रोथ होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी ना। बोलो भाई। Sir. अच्छा, Sir. एक्सप्लेन व्हाई फार्मर्स। अब यहाँ एसिड बेस वाला चैप्टर आ रहा है, याद करना जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा है। एसिड बेस में ये कॉन्सेप्ट मैंने अलग से बेस की प्रॉपर्टी में पैराग्राफ में लिखवाया हुआ है, अगर जाके चेक करो तो आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे आ गए यहाँ पर। एक्सप्लेन व्हाई फार्मर्स डू नॉट ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉइल इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अमोनियम सल्फेट। कह रहा है अमोनियम सल्फेट डाला, कह रहा है अमोनियम कर जाएगा के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं डालते? बोलो।
रिएक्ट Ammonia करेगा gas हो अमोनियम जाती है, कंपाउंड के साथ। ammonia अमोनिया ammonium गैस में compound। मुझे वेरी गुड। बनेगा। आपने पढ़ा था कि बेस में, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। आपने क्या पढ़ा था कि बेस में एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो अमोनियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनाती है, वाटर बनाती है और अमोनिया बनाती या है। गैस बनाती अगर इसने अमोनिया डाल दी तो अल्टीमेटली क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेंट तो रिलीज हो जाएगा। नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज। तो इसीलिए हम नहीं डाल रहे। तो हम इसको 2 नंबर का जवाब है, याद रखो, देख के लिखना। तो इसका मतलब 2 बातें लिखेंगे। तो पहली बात क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will react with ammonium sulfate to produce, बोलो। अमोनिया गैस। सबको याद आ गया ना, ये बात हमने पढ़ी हुई, टू प्रोड्यूस अमोनिया। ये एक बात हुई। 2 नंबर का सवाल है, टू प्रोड्यूस अमोनिया, और उसके बाद फिर लिखोगे which escapes and decrease nitrogen content of soil, nitrogen content of soil। अभी ऊपर बता के आए नाइट्रोजन चाहिए था। अब आ जाओ, कैलकुलेट दी परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। बेटा मोल का चैप्टर निकालिएगा, वहां पर सर ने आपको परसेंटेज कैलकुलेशन के 2 तरीके सिखाए थे। एक आपको जब डेटा गिवन हो और एक डेटा ना गिवन हो। जिसके पास कॉपी है वो नोट कर ले कि ये कोई ये हमने पढ़ा था। 2 तरह के कैलकुलेशन थे, मैं साइड में रिवाइज कराता हूँ। 2 तरह की कैलकुलेशन होती थी। एक था कि एग्जामिनर ने कहा कि भाई Fe या NaCl ये में क्या लिखा है आपने? क्या, कहां पर, कहां पर बोली नहीं। अब एक सवाल था, आप सुन लो मेरा सवाल का एक तरीका क्या था कि NaCl में वो पूछे कि NaCl में Na की परसेंटेज बताओ। एंड अरे भाई पीछे रहेगा, कहां एंड, कहां एंड, विच escapes and decrease nitrogen content of the soil। मैं बेटा इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूं, तवज्जो रखना। मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट निकालना है, कोई डेटा गिवन नहीं है। मैंने इसमें 2 तरह के सवाल कराए थे कि जब परसेंटेज कंपोजिशन 2 तरह से आती है, एक विदाउट डेटा और एक ये आ सकता था कि 3 ग्राम्स ऑफ NaCl में Na कितना है। 2 तरह का सवाल है भाई। सारे बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा था या नहीं पढ़ा, दोनों देख लो कि 2 तरह का सवाल है। एक है कि NaCl में Na का परसेंटेज बताओ, और एक है 3 ग्राम NaCl में Na का परसेंटेज बताओ। दोनों में फर्क क्या था, कैसे बताते थे Na की परसेंटेज? मल्टीप्लाई बाय 100 Na करते का हो मास ले लेते हैं 23 डिवाइड बाय टोटल मास 23 प्लस 35.5 और मल्टीप्लाई बाय 100। और इसमें क्या होता था, इसमें होता था Na का मल्टीप्लाई बाय मास 3 कर देते 3, फिर नीचे टोटल मास 23 प्लस 35.5 और मल्टीप्लाई किससे Multiply by करेंगे, 3 टोटल मास से, विच इज 3। 3। तो ये फर्क होता था। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है भाई, बताओ एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि नाइट्रोजन का मास बताइए। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ था, क्या फॉर्मूला था अमोनियम सल्फेट का, NH4 ट्वाइस SO4। अब इसको कैसे करेंगे, बोलिए उसको क्लास में एंटर होने दें, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। किसको एंटर होने दूं, जोहा। को। चलो आगे। अब बताओ भाई नाइट्रोजन का मास कैसे लेंगे, कितने नाइट्रोजन है भाई, 2 है ना। तो नाइट्रोजन का मास का मतलब 14 into 2 ऊपर आ जाएगा, 14 into 2 ऊपर आ जाएगा, यस और नो। भाई नाइट्रोजन का AR 14 है और 2 है, तो 2 नाइट्रोजन का मास ऊपर रखेंगे। नीचे फिर टोटल मास आएगा कितना, 14 into 2 प्लस 28 14 into 2 प्लस 1 हाइड्रोजन का मास into 4 into 2 प्लस सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 into 4 मल्टीप्लाई बाय 100। भाई देखना ऊपर नाइट्रोजन का मास आ गया, नाइट्रोजन इंटू 2 ये आ गया, फिर नीचे टोटल मास आता है तो नाइट्रोजन इंटू 2 दोबारा रिपीट हुआ, फिर हाइड्रोजन इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2, 1 इंटू 4 इंटू 2, उसके बाद सल्फर का मास 32, फिर 16 इंटू 4। अब सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, 21.2 पूरा सॉल्व करो बेटा, बताओ कितना आ रहा है, 21.2 20। भाई बाकी लोग भी कंफर्म करें, यही आ रहा है, यस यही आ रहा है। ये आ रहा है। इसके बाद आ जाओ, देखो इक्वेशन कंप्लीट करने को दी है। अमोनियम कंपाउंड है और NaOH से रिएक्ट कर रहा है। हमें पता है कि जब कोई भी अमोनियम कंपाउंड बेस से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर, अमोनिया सॉल्ट अमोनिया। सॉल्ट कौन सा बनेगा, बताओ बेटा, Na किससे रिएक्ट कर जाएगा, SO4 से। कौन सा सॉल्ट बनेगा, Na लिखा, SO4 लिखा, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो क्या बनेगा Na2SO4। उसके बाद सीधा सीधा वाटर और अमोनिया। अब बैलेंस कर लो, वाटर और अमोनिया बैलेंस। सोडियम कितने हैं, देखो यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 सोडियम आ गए ऑलरेडी। फिर जनाबे आली सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन कितने, SO4 1 है पूरा, यहाँ भी SO4 1 है, बैलेंस ऑलरेडी। वाटर कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 आ गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है भाई। फर्क कहां पड़ेगा, अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन 2 हैं,
यहाँ पर अमोनिया 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। जब 2 आप लगाएंगे, NH4 है ना? हाँ जी, एक बार फिर देख लो बेटा, बैलेंसिंग को अगर परेशानी हो रही है दोबारा देख लो, देखो बेटा दोबारा से देख लो। आपने कहा यार Na यहाँ पर 2 है, ये Na2 बैलेंस, SO4 यहाँ पर 1 है, ये SO4 बैलेंस। अब क्या रह गया? OH और ये NH4, ठीक है। अब नाइट्रोजन देखते हैं, तो यहाँ 2 है नाइट्रोजन, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया सबसे पहले, नाइट्रोजन 2 हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ नंबर ऑलरेडी लगे हुए, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन काउंट कर लो। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 8, 4 2 8। यहाँ पर कितने हैं? 3 2 6 है। बोलो बेटा, 3 2 6 है, और ये 2 ये वाले, तो 8 हो गए। बोलो बेटा। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हमें नजर आ रहे हैं, ये भी 2 मौजूद हैं। टोटल यहाँ पर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, और 8 हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 और हैं, तो टोटल यहाँ 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमने किया 3 2 6, और 6 + 2 8 बन रहा है। इसका मतलब 10 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो जब 2 लगा देंगे तो 2 2 4, और ये 6 और 4 10 हो गए। तो बस हमारे पास ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। एक आखिरी बार देख लो दोबारा, एक आखिरी बार देख लो। देखो, इक्वेशन बनाना वाज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि वो तो आपकी सिलेबस की थी ना। आपने क्या कहा? Na कंबाइन होगा SO4 से, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, Na2SO4, फिर वाटर और फिर अमोनिया, ये 3 प्रोडक्ट बनाया आपने। आपने कहा यार 2 Na है, यहाँ 2 Na ऑलरेडी बैलेंस, पूरा SO4 1 है, ये SO4 1 है बैलेंस, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा दिया आपने सबसे पहले। जैसे 2 लगाया आपने, अब आपने हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन 4 2 8, और ये 2 हाइड्रोजन 10 है, तो 3 2 6 हो गए। 10 करने के लिए 4 चाहिए थे, तो 2 यहाँ लगा दिया, बैलेंस हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आगे चलते हैं। Yes, sir. अमोनियम सल्फेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड। अमोनियम सल्फेट कहता है डिकम्पोज जाता है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। बता रहा है कि रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक है। और कंप्लीट एंड लेबल द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन टू इंक्लूड। अब ये आ गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो कि एक बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है पेपर 2 के अंदर। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जल्दी से देख लीजिए, साथ साथ रिवाइज करा देता हूं। आप पढ़ते हैं 2 तरह के रिएक्शन, एक होते हैं एंडोथर्मिक, पूरा रिविजन देख लो बेटा। एक होते हैं एंडोथर्मिक और एक होते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन से होते हैं? जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। हीट एनर्जी क्या होती है? बोलो, एब्जॉर्ब। अभी रिवीजन नोट्स भेजूंगा, उसमें चार्ट है लेना सारा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और यहाँ क्या होता है? हीट एनर्जी बोलो एग्जिट होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। अब जनाब आली, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिएगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का मतलब हो गया कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट चेंजेस कैसे आ रही है। रटी रटाई डायग्राम है। वर्ज के बच्चे जो खासतौर पे मॉर्निंग वाले हैं, मेरे ख्याल है तुम लोगों ने टेस्ट में सबसे ज्यादा इस डायग्राम को देखा है ना। हर पेपर में आई है डायग्राम, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायग्राम है। दोनों की साइड बाय साइड बना के दिखाओ, ताकि डिफरेंस समझ में आए। यहाँ वैसे तो एक्सिस बने हुए, लेकिन एक्सिस की लेबलिंग में समझ लो। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे रिएक्शन पाथवे होता है, और वाई एक्सिस पे एनर्जी होती है। अब देखो बेटा, होता क्या है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स वो नीचे होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब प्रोडक्ट बनता है वो ऊपर होता है एनर्जी वाइज। ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट का लेवल होता है, और ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एनर्जी क्योंकि एब्जॉर्ब हुई होती है, तो इस तरह का ये डायग्राम बनता है। इस डायग्राम की लेवलिंग फर्दर कैसे होती है? इस डायग्राम में 2 चीजें लेवल करना जरूरी होती है। एक, आपके पास ये यहां से लेकर पूरा यहां तक का जो पार्ट है, इसे हम लेबल करते हैं एज एक्टिवेशन एनर्जी, जो पॉजिटिव होती है। और उसके बाद ये जो 2 ग्रीन लाइंस हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इसको लेबल करते हैं, ये भी ऊपर, इसका एरो भी ऊपर की तरफ होगा, डेल्टा एच विच इज पॉजिटिव। 2 चीजें लेबल करनी होती। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या गेम होती है अब्दुल राफे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो रिलीज होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज करेगा। तो रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आप थोड़ी सी क्या करते हो, एनर्जी देते हो, और फिर उसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अब यहां पर लेवल क्या होता है? ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जो स्टिल पॉजिटिव होती है, लेकिन ये होता है इसके अंदर, अल्लाह भला करे, डेल्टा एच, जिसका एरो नीचे की तरफ होता है और साइन नेगेटिव होता है। ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। दोनों में गौर से देखो कि किस तरह बन, देखो कॉमन सेंस से कनेक्ट करो। एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक का मतलब है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब एब्जॉर्ब करके जो चीज बनेगी वो ज्यादा एनर्जी पर होगी। तो रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर।
ठीक है जी। एक्सोथर्मिक क्या होता है? रिलीज। रिलीज का मतलब है कि एनर्जी निकल जाएगी तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी एनर्जी कम होगी। फिर एरोस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडो में दोनों एरो ऊपर की तरफ हैं, जबकि एक्सो के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी, आप देखो एक्टिवेशन दोनों, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। जो डेल्टा एच है वो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और डिट्टो बनाने के लिए आती है। तो अब यहां अगर आप देखें तो आपसे कहता है complete and label the energy profile diagram for this reaction to include the reactant and the product and the enthalpy change which is delta H। अब क्या बनाएंगे? उसने बताया था एंडो है, तो कौन सी वाली बनाएंगे? बोलो भाई, लेफ्ट वाली। एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा? रिएक्टेंट नीचे, बोलो भाई यस और नो। Product. नीचे, प्रोडक्ट का लेवल ऊपर आ जाएगा। ऊपर. लाइन कैसे आएगी भाई? लाइन आ जाएगी इस तरह की, ये यूं करके, बल्कि और खूबसूरत से बना लेते हैं। ठीक है जी। अब इसकी जनाब अली यहां पर रिएक्टेंट नहीं लेबल करोगे। रिएक्टेंट क्या था? ये रिएक्टेंट, ये पूरा लिख दोगे 3NH4 ट्वाइस SO4, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में क्या लिख दोगे? पूरा लिख दोगे 4NH3 + 3SO2 + N2 + 6H2, पूरा लिख दोगे क्योंकि प्रोडक्ट मेंशन है ना बेटा, तो प्रोडक्ट का नाम पूरा लिख देंगे, ये प्रोडक्ट है। फिर लेबल कर दो। तो लेबल में अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? ये पूरा क्या होता है बताओ देखकर, ये पूरा क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी विच इज पॉजिटिव। और ये पूरा क्या होता है? दूसरा डेल्टा एच कैसे लेबल करते हैं? ये दो लाइन के दरमियान ये इंथैल्पी चेंज है, डेट विच इज अगेन पॉजिटिव, एरो ऊपर की तरफ। तो इस तरह से डायग्राम बनती है। ये रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट लिख दिए, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिख दिए और लेबल प्रॉपरली कर दिया। क्योंकि इसमें सिर्फ दो चीजें बतानी थी, मैंने सारी लेबल कर दी हैं। दो चीजें बतानी थी इसलिए 2 नंबर की थी, वरना ये डायग्राम 4 नंबर की आती है। ये डायग्राम 4 नंबर की होती है जिसमें आपको इस लेबल करने और साइन भी सही लिखने हैं। अगर साइन आपने सही नहीं लिखा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख दिया, तो नंबर कट जाएगा। डेल्टा एच हमेशा दी हुई होती है ना जी बेटा, डेल्टा एच हमेशा दी हुई होती है ना हमेशा। डेल्टा एच हमेशा, हाँ मतलब एक्सो एंडो, हाँ, वो आपको ये पूछना चाह रहे हो कि डेल्टा एच मतलब एक्सो है एंडो, ये बताता है कि नहीं बताता, ये बोल रहा हूँ। नहीं लिखा हुआ आती है, एक वैल्यू लिखी हुई आती है हमेशा। हाँ यहाँ नहीं लिखी हुई ना, कहाँ लिखी हुई है? अगर वैल्यू लिखी हुई होगी तो आप वैल्यू लिख दोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू दिस। सही है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ हमने देख लिया कि दोनों की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनती है। आगे चलते, अल्लाह अकबर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन इज अबाउट द मेटल्स एंड द मेटल कंपाउंड्स। ठीक है, अब मेटल का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया है और पहला ही ये आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा, जब मेटल आ गया तो उसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज दिमाग में ले आओ। रिएक्टिविटी सीरीज ले आओ दिमाग में बच्चों। ठीक है, मेटल के कॉन्सेप्ट में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी सीरीज का है, जिसमें सबसे टॉप पे हमारे पास पोटेशियम था और लास्ट में प्लैटिनम था। यस और नो? एंड एज वी मूव डाउन रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। अबे हाँ ना बोलो। reactivity decrease, discharge increase। ठीक है आगे चलो, वेरी गुड मिकाइल। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या रिएक्शन है बेटा? जिंक जो है वो कॉपर आयन को कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर में खुद जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं विच वन इज मोर रिएक्टिव, जिंक या कॉपर? अगर जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करे तो जिंक क्या कॉपर को हटा देगा? जिंक कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है? कॉपर आयन की फॉर्म में ना, तो हटा के क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यही उसने क्या किया है, यहाँ सिंपल कॉपर आयन दिखा दो। जिंक क्या कर रहा है? कॉपर आयन को इसमें कन्वर्ट कर रहा है। अब कहता है एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कहता है ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्यों हो रही है, रिडॉक्स क्यों है? मैंने आपको याद है बताया था एक शॉर्टकट कि जिस रिएक्शन में एलिमेंट आ जाए वो रिडॉक्स होता है। बोलो यस, क्या ये शॉर्टकट हमने बताया था कि जिस रिएक्शन में एलिमेंट आ जाए वो रिडॉक्स होता है? अब यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जिंक का? 0, और ये 0 से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है +2। कॉपर का यहाँ कितना लिखा हुआ है? +2, और यहाँ पर कितना है? ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं 0 से +2 क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 क्या? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन। अब उसने बताया, बताइए 2 नंबर में बताइए कि भाई ये यूज द इक्वेशन एंड आइडियाज अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो आप बता दो कि जिंक ने क्या किया है? बोलो, जिंक हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स and is oxidized, whereas copper ion has gained, copper ion has gained, हाँ भाई बोलो, 2 electrons and is reduced। ये आपको इलेक्ट्रॉन की टर्म में जवाब लिखना था भाई। आपने क्या देखा? 0 से +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए,
0 से +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, और +2 से 0 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। तो बन गया रिडॉक्स, नहीं बन गया? बोलो बेटा, आंसर समझ। Yes, बन बन गया। गया बन गया। आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखो मैंने क्या कहा था, अक्सर बच्चे जो कहते हैं कि सर वो इस दफा तो ना वो गैस लिखी हुई आ जाएगी, सर वो तो लिखा हुआ आ जाएगा। अबे गधों, पेपर 2 में नहीं आएगा, पेपर 1 में नहीं आएगा। देखो सवाल आ गया, क्या लिखता है, aqueous ammonia is added to aqueous zinc ion, describe the observations when few drops of aqueous ammonia are added। और White PPTs of White PPTs. जी White याद करो, PPTs। कैटाइन का टेस्ट जिंक के लिए किया था, अली जिया काशिफ, अली Yes. जिया काशिफ। यस। तो जब फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया के Dissolve. डालते हैं, क्या बनता है बोलो, Dissolve. White PPTs White of White PPTs. PPTs। व्हाइट पीपीटीज Soluble। बनते हैं। वेरी गुड, हो गया, व्हाइट पीपीटीज बनते हैं। और उसके बाद एक्सेल में डालने में क्या होता है, पीपीटी soluble हो in जाएगा। acid. सॉल्युबल होता है। पीपीटी डिसॉल्व, To get colorless solution. कलरलेस सॉल्यूशन। मुझे बताओ किसके डिसॉल्व नहीं होते, Aluminium के, Aluminium. CA नहीं उसके कैल्शियम के बनते ही नहीं है। कैल्शियम के। CA कैल्शियम की तो इसमें अमोनिया में थोड़ी बनते हैं, हाँ, कैल्शियम वो के तो बनते ही नहीं बनते है, ही नहीं है ना। एल्यूमिनियम के वो soluble चेंज नहीं होता है। हाँ, एल्यूमिनियम के soluble नहीं होता है। अली जिया और काशिफ था ना, हमने पढ़ा था, Yes. जी। ठीक है। अच्छा जी, मोल्टन जिंक क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। भाई किस तरफ जा रहा है सवाल, ये मोल्टन जिंक क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोलाइट्स, याद आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या, ये इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ ले जा रहा है आपको, इलेक्ट्रोलाइट की तरफ ले जा रहा है कॉन्सेप्ट। Predict the product form at anode and the cathode, एनोड और कैथोड पे when molten, गौर से देख लो, मोल्टन पूछा हुआ है, मोल्टन जिंक क्लोराइड। बेटा क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था सर ने, जिंक क्लोराइड है, क्लोराइड Ca का निमोनिक होता है, Ca। Ca का निमोनिक का मतलब पहला पार्ट कैथोड पे, दूसरा पार्ट एनोड पर। एनोड पे एनोड पे एनोड क्या पे। प्रोडक्ट होगा बोलो, क्लोरीन, क्लोरीन। अच्छा अक्सर बच्चे क्या लिखेंगे, क्लोरीन लिख देंगे, सिर्फ क्लोरीन लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्लोरीन गैस लिखना है, क्योंकि प्रोडक्ट क्लोरीन गैस होता है। कैथोड पे क्या बनेगा, जिंक, आयोनिक इक्वेशन नहीं लिखेंगे। जिंक। नहीं मेरा बच्चा इक्वेशन थोड़ी लिखनी है, जिंक मैंने मेटल। एक तो मार्किंग स्कीम में देखा था आयोनिक इक्वेशन। अगर हाँ, पूछेगा सिर्फ तो मार्किंग लिखोगे स्कीम ना में भाई। नहीं लिखा हुआ गैस मेटल, जी बेटा क्या कह रहे हो, मार्किंग स्कीम में नहीं बुक लिखा साइड ले था। गए। यहाँ तो इक्वेशन नहीं लिखनी, लेकिन अगर आपको इक्वेशन पूछते तो क्या होता है, क्लोरीन की इक्वेशन रट्टी लगाई हुई थी, क्या होती थी, 2 क्लोराइड जाते थे और Cl2+2 इलेक्ट्रॉन बना लेते थे, और जिंक का चार्ज कितना होता है, +2, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक बना लेगा। यस और नो, ये रट्टा ही है ना हमेशा। रट्टा है, बिल्कुल रट्टा है, ये तो आपने 50 दफा पढ़ा हुआ है। फिर क्या कहते हैं बेटा, ये देखो बेटा, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई जिंक आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं, बोलो बेटा। Strong स्ट्रॉन्ग electric क्या आंसर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 2 नंबर है, 2 स्ट्रॉन्ग नंबर कब मिलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो। strong electrostatic force attraction और by high Because- energy। जिंक क्लोराइड, बेटा आप सुन लो, जिंक क्लोराइड क्या जाइंट स्ट्रक्चर है, बोलो, हैज अ, Yes। ऑल आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जाइंट होता है, जाइंट आयोनिक Yes। लैटिस। ये है तरीका वाला आंसर, इन विच ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर पैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग, बोलो, इलेक्ट्रो Electrostatic force। forces of attraction. Yes or no? Is that clear? Sir, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा कितने नंबर मिलेंगे, मोहम्मद 1 नंबर मिलेगा, लाइवा 1 नंबर एक कटेगा। नंबर। आपको मेंशन करना है स्ट्रॉन्ग। असल में होता क्या है, बच्चे जल्दबाजी में टेंशन में छोटे छोटे आंसर लिख के आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, नंबर उनको मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। बच्चा तो कहता है, मैंने पहले भी सुनाया था क्लास में, 2 4 5 साल, बल्कि शायद 2016-17 की बात है, हमारा एक शागिर्द था, अब चूंकि आप जानते नहीं है तो बता सकता हूँ आपको मैं। तो पेपर के बाद उसने जनाब, एक तो ऐसा बच्चा था जो आखिरी 2 महीने पढ़ता है, लेकिन बच्चा तेज था 12, पेपर के बाद उसने फोन किया मुझे जब पेपर खत्म हो गए, सर आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा भाई बोलो, क्या बात है सर, किसी को बताएंगे तो। मैंने कहा क्या पेपर खराब हो गया, क्या फेल हो जाएगा, बोल ना भाई। कह रहे सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। मैंने क्यों, कह रहे सर लग रहा है डिस्टिंक्शन आ जाएगी, लग रहा है डिस्टिंक्शन आ जाएगी। तो मैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं कि लिख के आ गया, अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि A* भी नहीं, डिस्टिंक्शन सोच रहे, बाद में B आया था उसका, ठीक है ना। तो बच्चों का मीटर खराब होता है, वो होता क्या है, आप लिख के, अब जैसे आप क्लोरीन लिख के आ गए, गैस नहीं लिखा, नंबर नहीं मिलेगा आपको।
जब आप गैस नहीं लिखते हो, क्योंकि क्लोरीन तो एटम भी होता है, तो क्लोरीन गैस लिखना पड़ेगा या क्लोरीन मॉलिक्यूल लिखोगे तो नंबर मिलेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप करके आ जाते हो और आपको लगता है आपने सही किया है। जैसे इस आंसर में एक बच्चा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्ड, अच्छा अगर आप इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स लिख दें तब भी मार्क कट जाएगा आपको यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स तो कोवेलेंट में भी होती है। आपको यहाँ वर्ड लगाना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान फोर्स। ये इनमें से कोई एक बात मेंशन करना लाजमी है, अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप सिंपल लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, गलत है, जुमला ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान फोर्सेस है। फिर शुरू में मेंशन करना जरूरी है कि स्ट्रक्चर जॉइंट है। इज दैट क्लियर? जी सवाल आ रहा था, बोलो। सर इंटरमॉलिक्यूलर Sir. फोर्स भी लिख सकते हैं। नहीं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी किसके दरमियान बताना नहीं, बताओ ना, ये बताना पड़ेगा ना किसके दरमियान है भाई। बोलो सर के आगे भी तो बोलो। सर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है तो मैं वो चार्ज पे लगा रहा हूँ, उसका लेक्चर तो मिल जाएगा ना? फोन की बैटरी खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा? लेक्चर मिल जाएगा ना इसका? वाह 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 जी अब्दुल रहमान जी, थैंक यू जी। फोन को अल्लाह हाफिज कीजिए। आगे चलते हैं बेटा। 1% है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, ये सवाल बहुत आता है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड नॉट बाय रिडक्शन विद कार्बन। हाँ भाई, रिडक्शन विद कार्बन से क्यों Because it's निकालते higher हैं? in the reactivity हाई इन द than carbon. रिएक्टिविटी। एक Highly नंबर का है reactive. वी नो। High reactive. अल्हम्दुलिल्लाह, हमें क्या मालूम है कि एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव Aluminum आयरन। हाईली oxide. रिएक्टिविटी। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम इज हाईली more रिएक्टिव। reactive than carbon. State one property of aluminium which makes it suitable for the aircraft. हाँ भाई, हमने पढ़ा था Low एयरक्राफ्ट में density इस्तेमाल metal. होता है। Less density, low तो तो हमें density. फ्लो करने में आसानी होती है। डेंसिटी क्या है? लो है। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग मेटल्स। अच्छा, अब रिसाइकलिंग का टॉपिक भी सिलेबस से खत्म हो गया है, ठीक है ना? तो ये रिसाइकलिंग मेटल के बारे में सवाल आया है, वैसे मैं बता देता हूँ जी। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग मेटल्स। हाँ जी, मेटल को रिसाइकल करने का फायदा क्या होता है? सर New इम्पोर्ट product. नहीं करवाना पड़ेगा। कंजर्व द रिसोर्सेज। आपकी जो रिसोर्स है वो कंजर्व हो रही है, जाया नहीं हो रही, ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछना है कुछ? अच्छा, एक और बात याद आ गई। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन होती तो इलेक्ट्रोलिसिस से ही है। वो आपको पता है कि Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एल्यूमिनियम कैथोड में मिलेगा और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? बोलो, एनोड पर। लेकिन इस प्रोसेस में, अगर विजुअल पास पर किया वो जानते हैं, इस प्रोसेस में कहता है एक चीज इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं क्रायोलाइट। Iodide. क्रायोलाइट फॉर्मूले के एतबार से होता है Na3AlF6। फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्रायोलाइट। ये क्यों डालते हैं? टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉक्साइट। Aluminum oxide. एल्यूमिनियम का ओर है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, आयोनिक कंपाउंड है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए इसमें क्रायोलाइट की इंप्योरिटी डालते हैं। यहाँ तो सवाल नहीं आया, लेकिन सवाल कई दफा पास पेपर में आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन बी आ गया। अच्छा, अब जो अभी हम स्पेसिमेन पेपर करेंगे उसमें सेक्शन नहीं है, उसमें सारे क्वेश्चन को यूनिफॉर्म बना दिया गया है। अब पहले क्या होता था, ये इस तरह के क्वेश्चन आते थे, जिसमें अब इस सेक्शन में क्या होगा, बड़ा सवाल होगा, 4-6 पार्ट वाला सवाल होगा, और उसमें हो सकता है 4-5 नंबर वाला सवाल भी आ जाए। तो आए शुरू करते हैं। The question is about the nitrogen and oxide form. State the percentage of nitrogen. हाँ जी, percentage of nitrogen कितनी होती है? 78%। आगे चलो, जल्दी जल्दी चले। उसके बाद कहता है भाई रिवर्सिबल रिएक्शन का सवाल आ गया। देखो रिवर्सिबल का एरो देखते हुए चल गया। प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर अगर इंक्रीज किया जाए, अब जरा कॉन्सेप्ट याद करना, प्रेशर का इफेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में याद है? पीपी रिलेशन से बताया था, पीपी रिलेशन याद है किसी को? Yes. आप क्या देखते हैं? प्रोडक्ट के मोल, जरा मोल देखो बेटा। रिएक्टेंट के मोल लाइबा कितने हैं? 1 और 1। कितने मोल हैं? 2। यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, और यहाँ प्रोडक्ट के भी कितने हैं? 2। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दो। मोल बराबर हो तो क्या होता है? नो इफेक्ट No ऑन इक्विलिब्रियम। change. क्या ख्याल है? और अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रेशर को Forward reaction. अगर प्रोडक्ट के Decrease मोल कर ज्यादा देते। होते तो प्रेशर को कम रखते, और प्रोडक्ट के मोल अगर कम जी। होते तो प्रेशर को ज्यादा रखते। ये बढ़ा सुनो देते। सेम मोल्स है ना? भाई, बात समझ में आ गई? नहीं। अब Yes, इसने sir. 2 बातें पूछी थी, नो इफेक्ट लिख दिया। एक्सप्रेशन क्या होगी? एज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। आर वी क्लियर?
बात समझ में आ गई भाई? Yes. 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 ये कहता है the table shows the concentration of nitrogen oxide in the closed container at 3 different temperatures. 3 different temperature पे दिया हुआ है. अच्छा रिएक्शन क्या था? एक्सो था, एंडो था? ये नहीं लिखा हुआ. नहीं ये लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? The equation represents the equilibrium of nitrogen at high temperature in the closed container. Okay, ठीक है. अब कहता है state what this information. अब information क्या है? देखो information दिखा रहा है कि 800 डिग्री पर जो concentration of product थी वो थी 0.02. फिर 1000 डिग्री किया है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, और 1200 किया तो कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई है. क्या बता रहा है ये? एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? Endothermic. आप जानते हैं एंडो में जितनी हीट देते हैं प्रोडक्ट की हीट बढ़ती ज्यादा है, absorb और होती है. एक्सो में जितनी कम देते हैं उतनी बढ़ती है. तो ये एंडोथर्मिक है. तो उसने क्या कहते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर. एंथैल्पी चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. और एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? कैसे पता चला आपको? Directly proportional है. एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, equilibrium has shifted towards left or right Right. to give more product heat. अच्छा एक बात आपको बताना भूल गया कि सेक्शन बी में देखें, ये एक अब सेक्शन बी चूंकि आएगा नहीं, लिखा हुआ है आंसर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. 3 क्वेश्चन, टोटल 4 दिए होते थे और 3 आंसर करने होते थे. तो अब ये कि जितने दिए सारे आंसर करने होंगे. आगे चलो. नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया एंड वाटर. अब देखो इस तरह भी सवाल आ जाता है कि जहां पर वो आपसे एक इक्वेशन बनवाता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन उसे रेसिपी के तौर पे दे दी है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन. नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO, रिएक्ट्स विद क्या? हाइड्रोजन H2 टू फॉर्म अमोनिया एंड बोलो वाटर. अब आपको इसको बैलेंस भी करना है. कैसे बैलेंस करोगे? एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने? एक. ऑक्सीजन दूसरी साइड पे भी एक. हाइड्रोजन कितने? 3 2 5. और यहाँ कितने? 2. तो कैसे करेंगे 5? 5.2. वेरी गुड. बेस्ट वे टू डू इट इज 5/2. अगर 5/2 से किसी को समझ में नहीं आता यानी 2.5 है तो आप डबल कर लो. 2.5 डबल करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, तब भी बैलेंस है. स्टेट सिंबल तो नहीं लिखना है ना? हाँ जी, स्टेट सिंबल्स. हाँ स्टेट सिंबल लिखना है. अब नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? गैस होगी. हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है. अमोनिया भी क्या है? गैस है. और वाटर क्या है? लिक्विड है. ठीक है भाई. आगे देखो. नाइट्रोजन ऑक्साइड आर पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर. ये तो पढ़ा हुआ है अभी रिसेंटली. स्टेट 1 सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. हाँ भाई. कार एग्जॉस्ट. उसके बाद कहता है नाइट्रोजन ऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन. हाँ जी, एसिड रेन का इफेक्ट बताइए. बिल्डिंग पे क्या होता है? कलर फेड हो जाता है. बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट होता है भाई? एसिड है. आपको आपके ध्यान में क्या चीज होनी चाहिए इसको जवाब देते हुए कि बेटा बिल्डिंग जो होती है वो उसमें 2 चीजों का इस्तेमाल है. मेटल का भी इस्तेमाल है, सरिया भी इस्तेमाल हुआ है, वो कोरोड करेगा. और दूसरा रीजन क्या होता है? बिल्डिंग में सीमेंट होती है, और सीमेंट होती है कार्बोनेट. सीमेंट क्या होती है? कार्बोनेट. तो बेटा जब बिल्डिंग में आएगा ना, 2 बातें समझो. बिल्डिंग में सीमेंट भी है, बिल्डिंग में मेटल भी है. तो एसिड क्या करता है? सीमेंट होती है कार्बोनेट. तो एसिड क्या कार्बोनेट्स को रिएक्ट करता है? बोलो भाई. कार्बोनेट को रिएक्ट करता है. कार्बोनेट से रिएक्ट करता है? बिल्कुल करता है. और मेटल में क्या करता है? एसिड कोरोजन लाता है. तो दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं. क्या करेगा? कोरोड या कॉज कोरोजन. कॉज कोरोजन या डैमेजेस सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स. सीमेंटेड मेंशन करना जरूरी है क्योंकि सीमेंट में कार्बोनेट होता है और कार्बोनेट जो है वो डैमेज होता है एसिड के रिएक्शन की वजह से. उसके बाद कहता है स्टेट द फार्मूला ऑफ द आयन दैट इज प्रेजेंट इन ऑल द एसिड्स. बेटा कौन सा आयन है तमाम एसिड में होता है? H पॉजिटिव आयन. सिर्फ अगर H लिख दिया या किसी ने लिखा हाइड्रोजन, गलत हो जाएगा. आपको क्या लिखना होगा? H पॉजिटिव आयन. क्या लिखना होगा? H पॉजिटिव आयन. H पॉजिटिव आयन. H पॉजिटिव आयन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. बेटा अब इसी से ना मुझे अल्लाह ने एक बात और ज़हन में डाल दी. कई दफा सोचा, मैं फिर ज़हन से निकल गया. तुम लोगों को एक चीज सिखाता हूँ, पास पेपर में आती भी है. हाउ टू मेक एन आयोनिक इक्वेशन. हाउ टू मेक एन आयोनिक इक्वेशन पास पेपर में बहुत आता है. पेपर 2 में ही आता है कि अगर आपको दे देगा, बोलेगा इसकी आयोनिक इक्वेशन बना के दो. अब बच्चों की यहाँ पर ना काम जाते हैं बच्चे पता नहीं कैसे करेंगे. आए जल्दी से सिखा दूं, 2 मिनट लगेंगे. बिल्कुल बच्चों वाली काम है. 9th 10th ग्रेड के लेवल का काम है.
मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन ले लें, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। देखो आयोनिक इक्वेशन बनाने के लिए चंद बातें ध्यान में रखें। स्टेट सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आयोनिक इक्वेशन बनाने एक्वस 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 और लिक्विड। जब भी याद रखें आप आयोनिक इक्वेशन बनाएंगे, जब भी आप आयोनिक इक्वेशन बनाएंगे आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है कि लिक्विड्स गैसेस को नहीं छेड़ेंगे, लिक्विड्स को, सॉलिड्स को और गैसेस को नहीं छेड़ेंगे। नो चेंज। सिर्फ आयोनिक इक्वेशन में गेम किसका चलता है? एक्वस का। किसका गेम चलता है भाई बोलो? आपको सिर्फ किसको चेंज करना है? एक्वस। जो चीजें एक्वस में उनको चेंज करना होता है। कैसे आए देखते हैं बेटा। क्या करना है आपने, जो हमने क्या कहा, लिक्विड, सॉलिड और गैस, अगर इसको छेड़ना ही नहीं, वो एज इट इज लिखा रहेगा। अब यहाँ पर ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये लिक्विड है, तो वाटर को नहीं छेड़ेंगे, बाकी सब कुछ छेड़ेंगे। छेड़ने का मतलब क्या है? इनको ब्रेक करके लिख लेंगे। आप जानते हैं हर कंपाउंड में दो पॉजिटिव पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और वाटर लिक्विड है उसको नहीं छेड़ेंगे, तो इसको अलग अलग करके लिख लो। ये हो जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, समझना, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एरो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और H2O एज इट इज लिख लिया। स्टेट सिंबल दोबारा लिख लो, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस और ये लिक्विड। अब जो एक जैसी चीजें इनको काट दो, जो एक जैसे आइंस है। क्या मतलब? एक Na, ये Na से कट गया भाई, दोनों तरफ Na था ना, Na क्या हुआ? Na से कैंसिल आउट हो गया, Cl से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बोलो? H आइन प्लस OH आइन गिव्स वाटर। H आइन प्लस OH आइन गिव्स बोलो वाटर। अब एक शॉर्टकट बताऊं इससे भी ज्यादा याद रखना, जितनी भी एसिड बेस इक्वेशन है, गौर किया था, ये एसिड और बेस की इक्वेशन थी, ये बेस था, ये एसिड था। एसिड बेस जितनी भी इक्वेशंस है सबकी आयोनिक इक्वेशंस यही बनेंगी। एसिड, कोई भी एसिड बेस पकड़ लो, कोई भी एसिड बेस पकड़ लो, सबकी आयोनिक इक्वेशन यही बनेगी, HOH गिव्स वाटर, HOH गिव्स वाटर। लेकिन कोई और भी आ सकती है, इसलिए मैं तरीका बता दिया। एक और इक्वेशन देखो बेटा, एक और इक्वेशन देखो जो एसिड बेस के अलावा है, Na2CO3 aqueous plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं। और ये बैलेंस इक्वेशन दी हुई होगी, जब भी दी हुई होगी तो यहाँ लगा हुआ है 2, और उसके अलावा भाई अल्लाह भला करे यहाँ भी लगा हुआ है 2, और उसके अलावा अल्लाह भला करे आपका ऑक्सीजन हो गया 3 और ऑक्सीजन हो गया, ये बैलेंस होगा। ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसके स्टेट सिंबल लिखे होंगे, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये जनाबे वाली लिक्विड है, और ये क्या है? गैस। सर ने क्या बताया कि जो लिक्विड गैस सॉलिड उनको छेड़ना नहीं है, बाकी सबको ब्रेक करके लिख लें। ब्रेक करने का मतलब ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट और बाकी अनटच। अब इसको खोलें, इसको क्या लिखेंगे? Na पॉजिटिव, कितने हैं Na पॉजिटिव? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2Na। फिर ये क्या है? CO3 नेगेटिव, एक्वस एक्वस। फिर ये क्या है? 2H पॉजिटिव, 2Cl नेगेटिव, क्योंकि ये 2 दोनों पर है, एक्वस एक्वस। फिर सीधा 2Na पॉजिटिव, क्योंकि ये 2 भी दोनों पर, इस पे भी है, 2Na पॉजिटिव एक्वस, 2Cl नेगेटिव एक्वस। और आखिर में जी बेटे बोले H2O एज इट इज लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज लिक्विड। यस और नो? यस। अब जो सिमिलर आइंस है वो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलर कौन से बोलो? 2Na से कैंसिल, 2Cl से कैंसिल। अबे हाँ ना बोल, क्या बचा? CO3 नेगेटिव एक्वस प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस, यस और नो? गिव्स H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। क्या ये बात समझे नहीं समझे भाई? तरीका कुछ समझ में आया ऊपर से गया? जी सर, समझ आ गया। एक आखिरी इक्वेशन देखो, मैं एक और 2 इक्वेशन दिखाऊंगा। एक ये वाली इक्वेशन देखो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब आपसे कहता है आने की इक्वेशन बनाओ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो जब सारी गैसें है कुछ भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। यही इसकी आयोनिक इक्वेशन भी है, यही इसकी आयोनिक इक्वेशन भी है, कोई चेंज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक और तरीका, एक और सुन लो। यस
इसी को एक और एक लास्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, इस ये भी समझ में आया तो डूब मरना जाके, कहीं पर जाना और मर जाना वहां जाके। Na2SO4 plus PbNO3 twice gives PbSO4 NaNO3 और यहां लगा हुआ है 2 और अल्लाह भला करे बस ये बैलेंस। अब समझो गौर से, देखो इससे एक और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। ये एक्वस, ये सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट है और ये एक्वस। तुम सिर्फ एक काम करो, इतनी वर्किंग में भी नहीं जाओ, इससे छोटा शॉर्टकट नहीं। एक तो मैंने तुम्हें प्रॉपर मेथड सिखा दिया बच्चों, प्रॉपर मेथड कुछ समझ में आया? सॉलिड लिक्विड गैस को नहीं छेड़ना, बाकी सबको ब्रेक करके कैंसिल करना है। यस और नो? अली फरहान, अली Yes, फरहान, sir. मोहम्मद बिन खालिद, शाइना, जोहा, जारा नदीम, मनाइम, हालिमा, अब्दुल्ला, बात समझ में आ रही है बेटा? लाइबा, साइम। Yes, sir. अब एक और शॉर्टकट सुन लो बेटा, एक और तरीका हर इक्वेशन में होगा, सिर्फ यहाँ नहीं। आप सिर्फ देखो सॉलिड कौन है, सॉलिड कौन है? लेड सल्फेट है ना, इसको उतार लो। लेड सल्फेट को उतारा आपने। अब लेड सल्फेट में कौन से आयन है? ये तो एक्वस है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको। लेड सल्फेट में कौन से आयन है? लेड और सल्फेट, लेड और सल्फेट। लेड कहाँ है? ये रहा लेड, इसका लेड उतार लो। और सल्फेट कहाँ है? ये रहा, ये सल्फेट उतार लो। एक्वस, एक्वस, बस ये इक्वेशन रेडी हो गई। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? Yes, sir. कैसा दिया? एक इक्वेशन और देख लो, एक इक्वेशन और देख लो। आपने देखा भाई Al2 CaCO3 या CO3 भी, और मुश्किल वाली इक्वेशन देता हूं, और मुश्किल, देखने में डेंजरस। Ca3PO4 थ्राइस, PO4 ट्वाइस, सॉरी, प्लस NaCl gives Na3PO4 प्लस CaCl। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। बैलेंस कर देता हूं उसको मैं आपके लिए। यहाँ 3 लग जाएगा और उसके बाद Na के यहाँ 3 लग जाएगा, बैलेंस। अब ये इक्वेशन आ गई, स्टेट लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है भाई? यहाँ लिखा हुआ है एक्वस, यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड, यहाँ लिखा हुआ है एक्वस और यहाँ लिखा हुआ है एक्वस, ठीक है। अब आपने क्या देखा, सर ने क्या बोला है? सॉलिड को पकड़ना है। सॉलिड कौन है? सॉलिड लिक्विड जो गैस है उनको पकड़ना है। ये एक्वस है, इसको नहीं पकड़ना, इसको नहीं पकड़ना है। इसमें सॉलिड लिक्विड गैस में ये वाला सॉलिड है, तो इसको एलरेडी उतार लो, Ca3PO4 ट्वाइस, और उसके बाद ऐसे एरो लगाया। अब Ca कहाँ मौजूद है? ये रहा Ca, ये 3Ca उतार लो डायरेक्ट यहाँ, ठीक है, एक्वस। और PO4 कहाँ है? ये रहा, ये PO4 उतार लो, बन गई इक्वेशन। इज दैट क्लियर? बेटा आयोनिक इक्वेशन बनाने का कोई आइडिया समझ में आया है, नहीं आया? जी सर, समझ आ गया। कितने बच्चों में से एक ही आवाज आ रही है, बाकी लोग मर गए? शहीद, जारा, क्या फातिया पढ़वा दिया बेटा तुम्हारी? सर जारा, तुम्हें इक्वेशन बनाने का शॉर्टकट समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। हाँ बोलो, बोलो क्या नाम है? रोतू बोलो, बोलो हलीमा। अरे मैं बोल रही थी मुझे देखना था सर। क्या देखना था? तरीका समझे? देखो मैंने एक प्रॉपर मेथड तो बता दिया कि प्रॉपर मेथड क्या है, लेकिन उसमें 2-3 जुगाड़ है। एसिड बेस में हमेशा HOH की इक्वेशन बनेगी, और बस अगर कुछ भी याद रखना मुश्किल है तो बस ये जुगाड़ याद रखो कि जो सॉलिड लिक्विड्स हैं उनको उतार लो और उनमें जो पार्ट मौजूद है वो पार्ट बाकी जगह से उतार लो कॉपी करके। चलो बेटा सवाल पे आ जाओ, सवाल पे आ जाओ भाई। अच्छा जी, यहां तक तो हमने कर लिया था, अब आ जाओ ये The question is about the बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ऑर्गेनिक आ गया बेटा, बी रेडी। कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो जरा रिपीट करो। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? एसिड्स हैं, यानी मेटल से भी रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट से भी करते हैं, ऑक्साइड से भी करते हैं। फिर इनमें स्टेरिफिकेशन था, याद है? स्टेरिफिकेशन हुआ करती थी। फिर प्रेपरेशन कैसे होती थी? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। यस और नो? अब पहला सवाल क्या है?
द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शोन, रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं? एटम्स को काउंट करके, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 H6 O5 हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 C4H6 और फिर O कितने? O4 है ना? C4H6O4 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइव है। 1 2 3 4 हाँ 5 है, सॉरी। ठीक है जी। अब आ जाओ प्रोपेनोइक एसिड। भाई पता है ना आपको प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है? देखो यहाँ 2 कार्बन है और ये तीसरा कार्बन। प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल। क्या हमने इसकी भरपूर प्रैक्टिस की हुई है? बिल्कुल की हुई है। Yes sir. जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बनेगा। बोलो कौन सा एस्टर Yes बनता है? sir. क्या कॉन्सेप्ट होता है? याद करना। Methyl propanoid. कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो कार्बन चेन होती है अल्कोहल की, वो यहाँ जाके लग जाती है। तो हमारे पास फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है? C2H5CO और ये CH3 यहाँ के लग जाता है। नाम क्या होता है इसका? मिथाइल प्रोपेनोएट। यस और नो? यस तो नेम ऑफ एस्टर क्या आ गया? मिथाइल प्रोपेनोएट। ये हमने पेपर 2 जो ऑर्गेनिक का किया था उसमें भी साथ प्रैक्टिस की थी। और स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? ऐसे खोल के पूरा डिस्प्लेड स्ट्रक्चर। तो कैसे बनेगा भाई? आपको पता है कैसे बनेगा? आप सबसे पहले क्या करते हैं? एस्टर बनाते हो। ये एस्टर का ग्रुप बनाया, यहाँ क्या लगाना है? मिथाइल। और यहाँ कितने कार्बन लगाने हैं? 2। यस और नो? चल स्टेट 1 यूज ऑफ एस्टर। हाँ भाई एक ही तो यूज है एस्टर का। बताओ किसमें इस्तेमाल होता है? Perfumes में use होता है. परफ्यूम में और परफ्यूम के अलावा फ्लेवर्स फूड स्मेली फ्लेवर। लिक्विड होता है। आगे चलो। एथेनोइक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन। हाँ भाई एथेनोइक एसिड जो है वो कह रहा है ऑक्सीडेशन से बन सकती है। गिव वन अदर मेथड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एथेनॉल टू प्रोड्यूस इथेनोइक एसिड। फर्मेंटेशन वेरी गुड। कौन सा मेथड होता है? फर्मेंटेशन का। याद करो जब मैंने पास पेपर किए थे तो पास पेपर में उल्टा सवाल था। पास पेपर में सवाल क्या था कि भाई फर्मेंटेशन से तो बनता है, लेकिन आप एक और मेथड बताइए। अच्छा यहाँ पर एक और सवाल है, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर सवाल में क्या है? गिव वन अदर मेथड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एथेनॉल। ऑक्सीडाइजिंग है, फर्मेंटेशन में ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑक्सीडाइजिंग एथेनॉल किससे प्रोड्यूस हो सकती है? बाय KMNO4 और K2Cr2. KMNO4 और यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग Cr2O7। और क्या इसमें कोई कंडीशन भी होती थी? कोई कंडीशन थी? लिखवाई थी मैंने। याद नहीं। अरे एसिडिफाइड याद करो। एसिडिफाइड हीट अंडर रिफ्लक्स। याद आया? Yes. एसिडिफाइड KMNO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 और हीट देंगे। 2 नंबर है ना बेटा? तो 2 नंबर का मतलब है अगर सिर्फ KMNO4 लिख के आओगे तो एक ही नंबर मिलेगा। आपको कंडीशन भी लिखनी है। क्लियर है? अब आ जाओ, ये देखो पॉलीमर वाला सवाल आ गया। द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ भाई डाई कार्बोक्सिलिक डायमाइन क्या पढ़ा था? क्या बनता है इससे? डाई कार्बोक्सिलिक डायमाइन से नाइलॉन की है। नाइलॉन। अब कहता है ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम दीज टू मोनोमर शोन। ड्रॉ 2 रिपीट यूनिट्स एंड ऑल ऑफ द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स इन द अमाइड लिंकेजेस। पूरा खोल के बनाना है और 2 रिपीट यूनिट बनाने हैं। तो भाई कैसे बनाएंगे? पहले ये वाला डब्बा आ गया, देखो ये डब्बा आ गया, इसमें वैसी शेड कर दिया। ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं COH में से क्या रह जाता है? CO रह जाता है ना खाली। भाई COH में क्या रह जाता है? CO। और ये CO किससे बॉन्ड बनाता है? इसके NH से। फिर ये NH का डब्बा आ गया, फिर इसमें भी NH ये आ गया, ये एक रिपीट यूनिट बन गया। ये वाला NH किससे बॉन्ड बनाएगा बताइए? अगले CO से। और फिर वो CO किससे बॉन्ड बनाएगा? बोलो। अगले NH से। और ये आपने ऐसे कंटिन्यूटी दिखा दी। भाई बेटा आपने क्या पढ़ा था कि जब अमाइड लिंकेज बनता है तो एक मिनट रुक जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या बचता है? ये हट जाता है, ये हट जाता है, ये इसमें हट जाता है, ये हट जाता है। तो जो हट जाता है, समझ गया। मैं कह रही हूँ 2 रिपीट यूनिट मतलब कि 2 डब्बे बनाऊंगी सिर्फ के 4 डब्बे हैं। हाँ जी, दो डब्बे। भाई एक रिपीट यूनिट ये है ना, तो ये 2 बारी बनाया हमने। सही। ठीक है। और कंटिन्यूटी चेन लगाना जरूरी नहीं है। नहीं बना दे, नहीं बना दे, वो मेरे ख्याल है बनाने जब पॉलीमर बनाते हैं तो हमेशा शो करते हैं, तो आप हमेशा शो करें। ये जो आपने ये एसिड का पार्ट बनाया, इसका लेफ्ट साइड वाला जो एसिड उसको हम कंप्लीट कर दें और राइट साइड वाले जो नायलॉन नहीं देखो उसने कहा है कि पार्शियल स्ट्रक्चर बनाना है, यानी पूरा पॉलीमर नहीं बनाना है, पार्शियल स्ट्रक्चर बनाना है। तो आगे इसका मतलब है कंटिन्यू तो है ना आगे।
भाई पॉलीमर खत्म तो नहीं हुआ ना, पॉलीमर सिर्फ 2 यूनिट का तो नहीं होता ना, तो कंटिन्यूएशन दिखाओगे, ठीक है। सही है। आगे आ जाओ, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म। हाँ, ये डेफिनेशन आ गई, मैंने कहा था डेफिनेशन आ जाती है। Removal of a small molecule. क्या डेफिनेशन होती है बोलो भाई? Removal of a small molecule. मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर along with मनाइम दालिया along with बोलो removal of smaller molecule, usually Elimination of a smaller Molecule. usually water. like water. तक प्रोटीन्स हैव अमाइड लिंकेज, हमने पढ़ा है भाई प्रोटीन में अमाइड लिंकेज होते हैं। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग डाइल्यूट एसिड, कहता है प्रोटीन में अमाइड लिंकेज होते हैं तो तोड़ते हैं तो डाइल्यूट एसिड बनता है। नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस हाइड्रोलाइसिस। हां भाई प्रोटीन Amino acid. बनेगा Amino acid। Acid. Next question. The question is about the metal and the metal compounds. हाँ जी, describe the aid of label diagram, the structure and bonding in metals. हाँ भाई मेटल का डायग्राम याद है, हमने एक ही रटा रटाया डायग्राम पढ़ा हुआ है। Yes. क्या होता है तो मेटल के डायग्राम में Vehicles. लेयर पैटर्न दिखाते हो और दरमियान में Delocalized C of free electron दिखाते हो, यस और नो? Yes, positive ions and मैं एक बार आपने 5 उदाहरण बने हुए देखे होंगे। आप इस तरह से मेटल के एटम बनाओगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनके दरमियान में क्या दिखाओगे? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। लेबल भी कर दो, याद रखना ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम्स होते हैं और इनके दरमियान में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने कहा ना लेबल डायग्राम बनानी है तो लेबल भी करना पड़ेगा। ये क्या है? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? पॉजिटिव मेटल आयन। पॉजिटिव मेटल आयन। इज दैट क्लियर बच्चों? बेटा क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, और यहाँ जगह भी दी हुई है तो इसी की बकवास को लिख भी दें। क्लोजली पैक्ड, That is structure लिख सकते हैं। closely packed positive metal ions surrounded by free electron। इसमें हम लोग लैटिस लिख सकते हैं। नहीं बेटा, लैटिस का वर्ड ना लिखें तो बेहतर है। Okay. आगे आ जाए। The table shows reactivity of 4 metals। हाँ भाई, मेटल का रिएक्शन विद कोल्ड वाटर स्टीम किसी ने पढ़ा है भाई? कहीं पर पढ़ा है हमने? Yes. जी। मेटल का रिएक्शन कोल्ड वाटर, कौन से मेटल होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं बताओ? जो टॉप मोस्ट होते हैं, यस और नो? कौन बहुत ज्यादा से? react- पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ओनली दीज 3 रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब क्या कहता है भाई? मेटल दिया हुआ उसने सीरियम। अब देखो सीरियम कोई नया मेटल दिया हुआ उसने। सीरियम के बारे में क्या लिखा हुआ है? कोल्ड वाटर से स्लो रिएक्ट कर रहा है और स्टीम से फास्ट कर रहा है। very फिर fast. निकल दिया हुआ है कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं कर रहा और स्टीम से भी स्लो कर रहा है। रुबिडियम दिया हुआ है वेरी फास्ट और एक्सप्लोसिव, और जिंक दिया हुआ है नन और फास्ट। अब बताओ इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। पुट दी 4 मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। लीस्ट से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है एज पर द इंफॉर्मेशन? बताओ। Zinc. ना 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 ना, फंस गई गधी। अच्छा, निकल। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? निकल। उसके बाद कौन आ रहा है? Zinc. जिंक। फिर कौन आ रहा है? Cerium. सीरियम। फिर रुबिडियम। और फिर रुबिडियम। भाई समझ में आया? एज पर द इंफॉर्मेशन, कोई मसला तो नहीं है इसमें? डिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्लस में चार्ज लगा हुआ है, माइनस करके बताएंगे। 58 माइनस 3 is 55. 55. और न्यूट्रॉन कितने? 140 माइनस 58। 140 माइनस 58 कितना हो गया? 92. 92। 2 नंबर मिल गए। 82, जिंक रिएक्ट्स विद 82. एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक रिएक्ट विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। देखो आ गया, देखो आ गया, आयोनिक इक्वेशन आ गई भाई, बोलो। जी। अब इसमें आपकी सॉल्युबिलिटी मैं साइड में कर गया। जिंक है और एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो यहाँ स्टेट सिंबल आपको खुद लगाने, क्योंकि आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर बनेगा। Sir, the last answer is 82, not 92. तो माइनस तो आप ही कर रहे हो, चलो 82 कर लो। अच्छा, अब जिंक का स्टेट क्या होगा बोलो? मेटल तो सॉलिड होगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल होता है इनसॉल्युबल? ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो क्या स्टेट होगी? एक्वस। ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल, तो क्या होगी? एक्वस। और मेटल क्या है? सॉलिड। यस और नो? Yes. अब क्या करेंगे? सर ने शॉर्टकट क्या बताया था? जो सॉलिड और लिक्विड है उनको उतारो।
तो यहाँ जिंक सॉलिड है, इसको उतार लेंगे, यहाँ से सिल्वर सॉलिड है, इसको उतार लेंगे, दरमियान में एरो, दरमियान में क्या आ गया एरो। अब जिंक कहाँ मौजूद है, ये रहा, तो जिंक का आइन यहाँ उतार लेंगे +2, और सिल्वर का आइन कहाँ है, ये रहा, तो सिल्वर को यहाँ उतार लेंगे +1। इज दैट क्लियर? यस। नाइट्रेट छोड़ क्यों दिया? नाइट्रेट कैंसिल हो जाएगा ना, बैलेंस करोगे नाइट्रेट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सही। भाई अप्रोच समझ में, जिंक सॉलिड था उसको उतारा, सिल्वर सॉलिड था उसको उतारा, अब सिल्वर का आइन किधर है, ये रहा, तो इसको यहाँ उतार लिया, जिंक का आइन किधर है, ये रहा, तो इसको यहाँ उतार लिया। जारा, जोहा और इंशरा शादमान, तारा सुल्तान, बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। तो यहाँ पर इक्वेशन उठा के लिख दीजिएगा जो मैंने आपको बताया। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आ गया ये, द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कैटलिस्ट on crystal of green nickel chloride NiCl2.6H2O is shown in the equation। आपको क्या दिखा रहा है कि भाई जब इसको हीट करते हैं, वैसे ये ग्रीन है, जब हीट करते हैं तो ये वाटर निकल जाता है, ये येलो हो जाता है, और ये 6H2O। स्टेट द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सॉल्ट सच एज NiCl2 which contain no water। हाँ भाई, जिसमें नो वाटर होता है उसको क्या कहते हैं, कौन सॉल्ट कहते हैं? एनहाइड्रस। वेरी गुड, एनहाइड्रस सॉल्ट। उसके बाद कहते हैं डिस्क्राइब हाउ टू चेंज येलो निकल बैक टू ग्रीन। येलो को Add water। वाटर ऐड कर दो। 6 moles of water. hydrate salt by adding water। ठीक है बेटा? जी सर। Yes, sir. यूजुअली हमें 3 ही क्वेश्चंस करने होते थे, लेकिन आते 4 थे, एक की चॉइस होती थी। क्योंकि हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो चौथा भी कर लेते हैं भाई, सीखने के लिए कर रहे हैं ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन। आपको पेपर में 3 ही करने होते थे। अब मैं ये देख रहा हूं कि मैंने कितना कुछ समझा के कराया। मैंने पेपर जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त टाइम हो रहा था 10:20 के आसपास, 10:18 हो रहे थे जब पेपर मैंने स्टार्ट किया था, और अब 11:35 हो रहे हैं। यानी इतना कुछ समझ के, रगड़ के, लिख के करने के बावजूद भी हमें 1 घंटा और मुश्किल से 20 मिनट लगे। 1.5 घंटे का पेपर मेरे भाई, आप आसानी से कर पाओगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो, बस आना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मोल आ रहे कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, अच्छा याद रखना, अब तो चॉइस ही खत्म हो गई, वरना उस वक्त बच्चों को कहता था भाई केयरफुली सिलेक्ट करना है क्वेश्चन। तो अब आपको करना ही पड़ना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब डेटा दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था, जब भी मोल का सवाल आए तो इक्वेशन को बड़ा करके लिख लें। पहले इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ताकि हमें सॉल्यूशन में आसानी हो। MgCl2 + CO2 + H, और बैलेंस इक्वेशन दी हुई होती है, हमसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डेटा क्या है, व्हेन 25 cm³ में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम क्लोराइड की एक्सेस है, कार्बोनेट की एक्सेस है। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज 120 cm³। आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 120 cm³, और इसका वॉल्यूम बताया हुआ है कितना, 25 cm³। ठीक है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या निकालनी है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। भाई कैसे निकालेंगे, इसके क्या बनाएंगे बोलो, मोल, ये गैस है ना, इसके मोल बनाएंगे, फिर इसके मोल से इस मोल का रेशियो लेंगे, और फिर हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसके मोल बना लें। कैसे बनते हैं, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24,000। वॉल्यूम कितना है, 120 डिवाइड बाय 24,000 कितना आ जाएगा, 0. कितना आ रहा है, 0.005। 5 × 10 exponential -2। 5 × 10⁻³ ये 4000 क्यों? जी बेटा फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम अपॉन 24,000 का। अगर DM³ में वॉल्यूम होता है तो 24 का फॉर्मूला होता है। सही है, सही। ठीक है, अब मोल बन गए, अब रेशो ले लोगे। रेशो कितना आ रहा है, 1:2 बोलो 2 HCl है, और 1 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए x आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 एक्सपोनेंशियल -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा बोलो भाई, 0.01। 0.01। यस देख लो भाई, सही कर रहे हो, हाँ सही है, 0.0। ठीक है, ये आ गया मोल। अब मोल आ गए तो आपको क्या फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू CV अपॉन 1000। हमें C निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल इंटू 1000 अपॉन V इज इक्वल टू C। मोल कितने आए, 0.01 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था, 25। सॉल्व करो इसको,
0.4. 0.4 4. 0.2 2 बोले 4 बोलिए 2 से बोलो 4. मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ आ जाओ, यही वर्किंग आपको करनी है और यहाँ पर लिखना है 0.4 मोल पर डीएम क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्लियर है भाई? 3 नंबर है, 2 नंबर वर्किंग के, 1 नंबर आंसर का। यस वर्किंग समझ में आ गई? पहले आपने क्या किया, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24,000 का फॉर्मूला लगाया, फिर रेशो लिया कार्बन डाइऑक्साइड टू HCl का, और उसके बाद फिर मोल इज इक्वल टू Cv अपॉन 1000 का फॉर्मूला लगाया। यस और नो? जिन बच्चों ने मेरे साथ मोल नहीं पढ़े, मेरे यूट्यूब लेक्चर में जाके देख सकते हैं, मैंने वर्क फ्लो दिया था कि जो गिवन डेटा होता है इसे मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर मोल टू मोल का रेशो लेते हैं और फिर मोल इसको रिक्वायर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस स्टेप में फॉर्मूला लगता है, इस स्टेप में रेशो लगता है, और इस स्टेप में फिर से फॉर्मूला लगता है। देखो यही काम हमने किया। ठीक है भाई, रिस्पॉन्स दे दो बच्चों। क्लियर है बात? समझ में आ गई? Yes, जी सर। रिएक्शन इज रिपीटेड। अब देखो बेटा कहता है रिएक्शन इज रिपीटेड एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे कर दिया, ऑल कंडीशंस रिमेन सेम। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज? हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। बोलो, इंक्रीज होगा। एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग द आइडिया अबाउट कोलिजन। 2 नंबर है, More आपने बताना है frequent रिएक्शन collision. चेंज होगा और More कोलिजन का kinetic रेफरेंस देना है। बोलो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन More विल, kinetic energy. रेट ऑफ रिएक्शन विल increase as More kinetic. Frequent collisions above the activation energy. क्या कह रही हो हरीमा? जोर से बोला करो, पता नहीं क्या बड़बड़ More होती है। frequent collisions over the activation energy. As Above that. particles will have more kinetic energy and therefore will More number of collisions. more effective collision. आगे आ जाए। The reaction is repeated using a higher temperature, higher concentration. अब concentration बढ़ा लिया। हाँ भाई, concentration बढ़ाने का क्या होगा? Again rate फिर भी rate of reaction is increased. Reason क्या होगा? As More there successive More collisions per particles of unit same area. are more number of particles in a given volume. पूरा लिखना है। In a given, पूरा लिखना है बेटा। In a given Same value. Volume. Same volume will accept that. therefore more effective Collisions. collision. फिर कहता है ड्यूरा एल्यूमिनियम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, असल में पूछना उसे एलॉय था। इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। स्टेट द मीनिंग ऑफ एलॉय। जी एलॉय क्या होता है? व्हाट इज एन एलॉय? Mixture of a metal and an element. element with another मिक्सचर ऑफ मेटल विद And an another element. element. अदर एलिमेंट्स। चाहे तो लिखते हैं ब्रैकेट में मेटल और नॉन मेटल। नेक्स्ट देखें, कॉपर इज प्यूरिफाइड। अभी आ गया भाई। कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एन इम्प्योर कॉपर एंड प्योर कॉपर। कंस्ट्रक्ट एन आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। हाँ भाई, कॉपर की प्यूरिफिकेशन याद है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ा था हमने। Yes, sir. इम्प्योर कॉपर कहाँ लेंगे? इम्प्योर कॉपर कहाँ लेंगे? एनोड पर। और प्योर कॉपर कहाँ लेंगे? कैथोड पर। तो आप और सोल्यूशन कौन सा लेते थे? कॉपर Copper सल्फेट का। sulfate. क्या चेंज आता था? यहां से कॉपर सोल्यूशन में आएगा और फिर यहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यस और नो? Yes. तो इसने एनोड का रिएक्शन नहीं पूछा, कैथोड का पूछा। तो कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर जा रहा है, वहां जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करके क्या बन रहा है? कॉपर मेटल। यस और नो? जी. किसी को कंफ्यूजन? अगर एनोड का पूछा तो एनोड पे क्या हो रहा होता? एनोड पे कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? बोलो, कॉपर आयन में। बेटा भाई याद आता है इलेक्ट्रोलिसिस में या नहीं आ रहा? लाइबा, अयान, इंशरा, मिकाल, जोहा, नजीर, जैद, माज। आ रहे Yes. A metal object can be electroplated with another metal. हाँ भाई, कहता है एक यूज लिख दे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मल्टीपल यूज होते हैं, मैं मल्टीपल लिख देता हूँ। मसलन Chrome plating. प्रोटेक्शन फ्रॉम, Rusting. Chrome Rusting. plating. प्रोटेक्शन हो सकती है, और प्रोटेक्शन के अलावा Hard of Jewelry. नहीं, यूजेज क्या है? टू मेक मेटल hard हो अट्रैक्टिव। जाता है. फिर इसी तरह टू मेक हार्डर सरफेस ऑन मेटल।
कोई एक लिखेंगे, सारे नहीं लिखने। ये पूरा पेपर हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और इस पेपर में आपने देखा कि बड़ा डाइवर्स है। आप देखें ऑर्गेनिक भी इसमें थी, एयर एटमॉस्फेयर के सवाल भी इसमें थे, इसमें जनाब यारी मेटल रिएक्टिविटी के सवाल भी थे, पीरियोडिक टेबल के सवाल भी थे, एनर्जी फ्रॉम केमिकल के भी थे, केमिकल बॉन्डिंग भी था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा इसे कहते हैं वेल बैलेंस पेपर। पूरे सिलेबस से इसने उठाए थे टॉपिक्स, पूरे इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन भी था, एसिड बेस से भी आ गया सवाल है जी, सॉल्ट उतना इसमें नजर नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली सॉल्ट भी बहरहाल आया हुआ था। तो ये आपने देखा कि पूरा पेपर करने और समझ के करने में भी कितना टाइम लगा।